किसी ने बहुत जबरदस्त, भाई लेक्चर 2 नहीं है, ये बच्चे कमेंट्स में तो लिख ही रहे होंगे लेक्चर 3, क्योंकि इनका काम ही है, एक ही काम आता है, सुबह सुबह पहली क्लास करने के लिए आए हैं। हाँ रुको करती हूँ, गुड आफ्टरनून करती हूँ, तो मैं करती हूँ बेटा, गुड आफ्टरनून करने के लिए मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, क्या मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो को नजर आ रही हैं आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम। एक बच्ची या बच्चा पूछ रहा है मैम आपका गला कैसा है, थैंक यू फॉर आस्किंग। ठीक है कि आपको ख्याल है कि मेरा जो गला है उसका ख्याल कुछ ठीक नहीं है, थोड़ा सा बेटर है, नॉट दैट ग्रेट, नॉट दैट ग्रेट बेटा। अगर कोई बेटा तुम्हारे से ऐसे बोले मैम समाप्ति प्लीज गाना सुना दो, यार मेरा गला खराब है, और फिर बेटा तुम गाना गाते हो, ओ नील गगन के दीवाने, कहेंगे ऐसे गला खराब में ऐसी आवाज निकलती है क्या? गाने के वक्त में बेटा आवाज अलग हो जाती है और बोलते वक्त। चलिए इसी बात पे वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? हफ्ते की शुरुआत है आज, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अच्छा लास्ट क्लास मैंने 10 मिनट पहले भी छोड़ दी थी ना, क्योंकि मेरा गला मेरे से बोला नहीं जा रहा था, बट आई होप आज ऐसा तो आज नहीं होगा। मुझे याद आ गया आपने क्यों पूछा, क्योंकि पिछली क्लास हम लोगों ने 10 मिनट पहले छोड़ दी थी, मैंने बहुत प्रेशर लगा लगा के बोला था, है ना। तो आज आई एम श्योर बेटा ऐसा मुझे ना करना पड़े, मैं उम्मीद करती हूं कि बेटा आज हम लोग की क्लास बिल्कुल स्मूथली रन करे। चलिए इसी बात पे बेटा शुरू करते हैं हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वाला टॉपिक। हो सकता है बेटा आज हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज भी थोड़ा सा स्टार्ट कर लें। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, एंड गाइज हमारे साथ 1 लाख प्लस सपोले जुड़ चुके हैं, और आप भी हमारे साथ यहाँ जुड़ सकते हो। मैंने लक्ष्य और यकीन के बच्चों को बताया था कि मैं ऑडियो पॉडकास्ट इसमें इसीलिए नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि मैं ऑडियो पॉडकास्ट जो कोई रिवीजन देती हूँ वो ऑलरेडी मैं तुम्हें क्लास में दे रही हूँ, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है कि कोई मेरे से बैच में नहीं पढ़ रहा है तो उसके लिए वो यूजफुल हो सकता है, बट फॉर यू गाइज इट्स द सेम जो मैं समाप्ति एक्सप्रेस में प्रोवाइड करती हूँ, तुम्हें अलग से एक्सेस की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए वो कट के आ जाता है। तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं तुम्हारे लिए टेलीग्राम पे कुछ नया, कुछ समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट जो तुम्हारे लिए थोड़ा सा यूजफुल भी हो, या तुम्हें कुछ टास्क दिया करूं, ऐसा कुछ मैं प्लान कर रही हूँ फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि मेरे साथ टेलीग्राम में यकीन के भी बच्चे हैं, लक्ष्य के भी बच्चे हैं और अर्जुना के भी बच्चे हैं। तो आई एम थिंकिंग कि मैं कुछ तुम्हारे लिए ऐसा यूजफुल स्टार्ट करूं। जब भी स्टार्ट करूंगी तो तुम्हें मैं इन्फॉर्म भी करूंगी, और बेटा एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, एनीथिंग दैट इज एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर यू, सिर्फ एंगेजमेंट जबरदस्ती की नहीं बेटा, समथिंग दैट इज रियली यूजफुल फॉर यू। ऑफ कोर्स अगर तुम्हारे पास कुछ सजेशंस होंगे, अभी नहीं देने हैं क्योंकि अभी मैं तुम्हारे सजेशंस नहीं लूंगी, क्लास खत्म होने के बाद इफ यू हैव सम गुड सजेशंस बेटा, ऐसा नहीं कि मैम वहां लेक्चर पढ़ाओ, वहां लेक्चर नहीं पढ़ाया जा सकता बेटा, ठीक है ना। कुछ भी जो यूजफुल हो, जो कम टाइम में आपके लिए किया जा सके, जो आपके लिए जेन्युइनली बेनिफिशियल हो, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। जैसे लक्ष्य के बच्चे मुझे कह रहे थे मैम 11th का ना कुछ टास्क दिया करो, क्योंकि उनकी बेटा 11th की रिवीजन हो जाएगी, तो एनीथिंग दैट विल बी रियली यूजफुल वैसा कुछ प्लान करेंगे तुम्हारे लिए, तो टेलीग्राम का कुछ बेनिफिट भी हो, है ना। तो चलिए आप जैसा भी हो बेटा, मुझे ना क्लास खत्म होने के बाद लेक्चर में बताना, आपके लिए प्लान किया जाएगा। और इसी बात के साथ में क्या आप लोग एक्साइटेड हैं, क्या आप लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं कि हमारी क्लास बेटा वापस से शुरू हो गई, और अब हम पहले बेटा क्विक रिवीजन करेंगे जो हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो हमने लास्ट क्लास में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बेटा शुरू किया था, समाप्ति एक्सप्रेस कर रहे हैं हम, ठीक है ना, हैशटैग समाप्ति एक्सप्रेस। तो कुर्सियों की पेटी बांध ली जाए सपोलो, और कुर्सियों की पेटी बांधने के बाद बेटा फटाफट से मेरे साथ में रिवीजन करो जल्दी जल्दी, ठीक है ना। तो हमने बेटा पिछली क्लास में पढ़ा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पहली पाथवे हमने पढ़ा था, और जिस पाथवे को एक्चुअली में हम 2 पार्ट्स में बेटा डिवाइड भी कर सकते हैं। एक पाथवे का पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं बेटा कंडक्टिंग जोन, थोड़ा धीरे ही बोलूंगी, ठीक है ना। एक पाथवे होता है जिसे मैं कंडक्टिंग जोन कहती हूँ, और एक पाथवे होता है बेटा, पाथवे का पार्ट होता है जिसे हम एक्सचेंज जोन कहते हैं या रेस्पिरेटरी जोन कहते हैं। जो कंडक्टिंग जोन या रेस्पिरेटरी जोन है, पहले मैं पूरा पाथवे आपको समझा देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कौन सा कंडक्टिंग जोन, कौन सा बेटा एक्सचेंज जोन होता है। पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होता है बेटा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स लीड टू बेटा द नेजल कैविटी, नेजल चेंबर थ्रू द नेजल पैसेज, और ये नेजल पैसेज है जिसमें बेटा ये एक दीवार है कार्टिलेज की, नेजल सेप्टम है, और एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से नेजल पैसेज से होता हुआ नेजल चेंबर या नेजल कैविटी में आप जाते हो, एंड
क्या बोलते हैं, अच्छा एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स भी होते हैं 1 पेयर ऑफ, एंड 1 पेयर ऑफ इंटरनल नॉस्ट्रल्स भी होते हैं, जैसे आपके एक्सटर्नल, हालांकि मैंने डायग्राम में तुम्हें नहीं दिखाया था, है ना बेटा, स्पैमिंग नहीं करनी है, स्पैमिंग नहीं करनी है, ठीक है ना। चलो अच्छी तरीके से पढ़ो। अरे ट्रेकिया कहां से आया, ट्रेकिया कहां से आया, हाँ फिर बेटा दैट ओपन्स इनटू नेजल कैविटी, नेजल कैविटी ओपन्स इनटू अ कॉमन पैसेज जिसे हम कहते हैं फैरिंग्स। फैरिंग्स जो होता है कॉमन पाथवे, देखो मैंने ऐसे तुम्हें समझाया था कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हो गया, नेजल कैविटी, नेजल पैसेज से होते हुए तुम पहुंचे बेटा कहाँ, नेजल चेम्बर, ये मुंह है अगर, अच्छा एक बात बताओ, अगर दिस इज द माउथ, इफ दिस इज द माउथ, तो ये माउथ का ओरल कैविटी है, ये बेटा तुम्हारा नेजल चेम्बर है, तो इन दोनों को सेपरेट करने की बेटा एक दीवार होती है जो अपर ये नेजल चेम्बर को और ओरल कैविटी को सेपरेट करती है, ये इसे कहते हैं बेटा तुम्हारा हार्ड पैलेट। दिस इज द हार्ड पैलेट दैट सेपरेट्स द नेजल चेम्बर विद द ओरल कैविटी। अब यहाँ पे फूड आता है, यहाँ पे एयर आती है, और ये दोनों बेटा एक कॉमन पैसेज में ओपन हो रहे होते हैं, जिस कॉमन पैसेज को एक्चुअल में तुम फैरिंग्स बोलते हो, ठीक है ना। दिस इज द फैरिंग्स, फैरिंग्स में बेटा फूड भी आता है, फैरिंग्स में बेटा एयर भी आता है, तभी तुम बोलते हो दिस इज अ कॉमन पैसेज, कॉमन पाथवे फॉर एयर एज वेल एज फूड। और इसी फैरिंग से तुम्हें एक्चुअल में 2 पार्ट्स दिख रहे होते हैं बेटा, एक होता है ईसोफेगस, एक होता है बेटा ट्रेकिया। अगर ये बॉडी का वेंट्रल साइड है और आपके रिब वर्टिब्रल कॉलम वाला साइड डोर्सल साइड है, तो डोर्सल साइड में तुम्हारे पास होता है बेटा ईसोफेगस, और वेंट्रल साइड में तुम्हारे पास होता है बेटा ट्रेकिया। दिस इज द ट्रेकिया। अब मैंने बेटा कहा था कि डायरेक्टली फैरिंग्स जो है वो ट्रेकिया में ओपन नहीं होता है, ट्रेकिया इज कॉल्ड एज बेटा द विंड पाइप, बट ट्रेकिया में फैरिंग्स डायरेक्टली ओपन नहीं हो रहा है। फैरिंग्स के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है, दैट पार्ट इज द फर्स्ट टॉपमोस्ट पार्ट जो ट्रेकिया के ऊपर है, दैट इज अ वॉइस बॉक्स कॉल्ड एज लैरिंग्स। फैरिंग्स के बाद फ्लो चार्ट में जो नेक्स्ट पार्ट आता है, दैट इज द साउंड बॉक्स लैरिंग्स, ठीक है ना। नेजल कैविटी से तुम फैरिंग्स में आए, फैरिंग्स से तुम एक्चुअल में आए बेटा लैरिंग्स में। लैरिंग्स इज अ साउंड बॉक्स और वॉइस बॉक्स जो कार्टिलेजेस का बना होता है, 9 कार्टिलेज से मिलकर बना होता है बेटा, 9 कार्टिलेज होते हैं इसके पास, और इसका एक कार्टिलेज होता है जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। अगर तुम्हें ध्यान आ रहा हो, मैंने तुम्हें ऐसे समझाने के लिए भी कहा था कि मान लो बेटा ये अगर हमारी ट्रेकिया है ना, ये अगर हमारी ट्रेकिया है, तो ट्रेकिया में हवा जा रही है, ट्रेकिया की एक ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम कहते हैं बेटा, इस ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लॉटिस। ट्रेकिया की इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, ग्लॉटिस कहते हैं। अब मैं कह रही हूं पहले फैरिंग्स आया, फैरिंग्स के बाद डायरेक्टली ये ट्रेकिया नहीं आई, फैरिंग्स आया, फैरिंग्स के बाद पहला जो पार्ट आता है वो ये कैप आती है, इसे हम कहते हैं लैरिंग्स। तो ऊपर फैरिंग्स है, फैरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया आती है। अब इसे तुम अगर लैरिंग्स कह रहे हो ना, तो लैरिंग्स बना होता है 9 कार्टिलेज से मिलके। लैरिंग्स बेटा ऐसे प्रेजेंट होता है कि मान लो ये जो ढक्कन है ना ऊपर से, ये ऐसे 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 कैप टाइप की अगर मान लो खुल रही होती, तो मैं कहती वो जो कैप बेटा खुल रही है ना, वो लैरिंग्स की एक कार्टिलेज है जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। क्या सारे बच्चों को याद आ रहा है जो मैंने ये चीज पढ़ाई थी? कोई फर्स्ट टाइम मेरे क्लास देख रहा होगा तो वो करेगा ओ माय गॉड ये मैम क्या बता रहे हैं। क्या आप लोग को याद आ रहा है मैंने लास्ट क्लास में कहा था बेटा अगर मैं इसको कट कर दूं और इसके ढक्कन को ऐसे खोल दूं, मान ले ये लैरिंग्स है ना, अगर मैं लैरिंग्स का ये कैप ये वाला पोर्शन सिर्फ ऐसे कट करके सिर्फ यहां से थोड़ा सा इसको जोड़ा हुआ रखूं, अटैच रखूं, और इसे ऐसे ओपन क्लोज करूं, तो ये वाला जो पार्ट है जिसे मैं ओपन क्लोज कर रही हूं ना, वो एपिग्लॉटिस है, जो इसी का एक कार्टिलेज है, लैरिंग्स का एक कार्टिलेज है। इस तरीके से मौजूद होता है कि जब आप फूड को स्वालो करते हो ना बेटा, फूड को स्वालो करते हो तो ये ढक्कन जो है ना बेटा, ये इसके ऊपर इसको क्लोज करे हुए रखता है। याद आ रहा है ना, फ्लिप जैसे, एपी मतलब अबव, ग्लॉटिस मतलब जो ग्लॉटिस के अबव प्रेजेंट हो, दैट इज एपिग्लॉटिस, ठीक है ना। तो ये होता है एपिग्लॉटिस जो लैरिंग्स का एक कार्टिलेज है, दैट बेटा कवर्स द ग्लॉटिस ड्यूरिंग द स्वैलोइंग ऑफ फूड। तो ऐसे ढक्कन जैसा है, मान लो एक ऐसा ढक्कन है बेटा, ठीक है ना, ये लैरिंग्स है, लैरिंग्स का एक कार्टिलेज इसे एपिग्लॉटिस बोलती हूँ। ये ढक्कन ऐसे क्लोज हो जाएगा जब बेटा आप स्वेलो करते हो फूड को, ताकि बेटा फूड इसोफेगस में जाए और इसके अंदर ना आ जाए। अब बेटा इसके बाद आ रही है तुम्हारी ट्रेकिया। ट्रेकिया डिवाइड करती है इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई एट द लेवल ऑफ 5th थोरैसिक वर्टिब्री। अगर तुम्हें ये याद आ रहा होगा बेटा कि मैंने कहा था तुम्हारे पास यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम होता है, रीढ़ की हड्डी, उसमें काफी सारी हड्डियां हैं। कुछ तुम्हारी बेटा गर्दन पे हड्डियां हैं जिसे हम सर्वाइकल वर्टिब्री कहते हैं, कुछ तुम्हारी चेस्ट वाले एरिया पे बेटा हड्डियां है ना पीछे रीढ़ की हड्डी में,
उसे थोरैसिक वर्टिब्री कहते हैं। लोकोमोशन में पढ़ाऊंगी मैं। तो गर्दन पे जो वर्टिब्री है, तुम्हारी हड्डियां जो गर्दन पे होती है ना बेटा, तुम फील भी कर सकते हो टच करके, उसे सर्वाइकल वर्टिब्री कहते हैं। और जो तुम्हारी बेटा थोरैसिक रीजन में होती है उसे थोरैसिक वर्टिब्री कहते हैं। तो अगर तुम थोरैसिक वर्टिब्री देखोगे तो 12 थोरैसिक वर्टिब्री होती है, 12 हड्डियां होती है तुम्हारी थोरैसिक रीजन में, 12 हड्डियां होती है, थोरैसिक वर्टिब्री 12 होती हैं। तो जिस पोजीशन पे तुम्हारी 5वीं वाली थोरैसिक वर्टिब्री है, मान ले अगर मैं तो ऐसे समझाऊं ना कि ये पीठ है, किसी की पीठ है नहीं बेटा, ऐसे समझ, ठीक है ना। तो एक थोरैसिक वर्टिब्री, 2, तीसरी, चौथी, अरे भाई मैंने तो पहले ही डिवाइड कर दिया, 1, 2, 3, 4 और ये 1, 2, 3, 4, 5। जिस पोजीशन पे 5th थोरैसिक वर्टिब्री होती है ना, उसी पोजीशन पे तुम्हारी जो ये है क्या बोलते हैं ट्रेकिया, वो डिवाइड करती है। मैंने बहुत पहले से डिवाइड करके दिखा दिया है, बट ऐसे समझना, जिस पोजीशन पे तुम्हारी 5वीं थोरैसिक वर्टिब्री है उसी को आगे अगर ट्रैक करोगे तो तुम्हारी ट्रेकिया डिवाइड करी है इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई। कंसेप्ट समझना जरूरी है, वरना रटने के लिए तो बेटा तुम डायरेक्ट रट लो कि ट्रेकिया डिवाइड एट 5th थोरैसिक वर्टिब्री, इतनी मेहनत में ना करो, रट ही लो, पर समझना जरूरी है, ठीक है ना। ट्रेकिया फिर फर्दर बेटा, जैसे पेड़ की नीचे वाली टहनी मोटी होती है, पर जब वो ऊपर ऊपर जाती है और ज्यादा ब्रांचेस में डिवाइड होती है तो वो टहनियां पतली 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 और पतली होती जाती है। तो वैसे ही बेटा ट्रेकिया मेन टहनी है, बट ट्रेकिया डिवाइड करती है तो प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के बाद बनते हैं ब्रोंकियोल्स। तो बनते हैं बेटा इनिशियल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। फिर आती है एल्वियोलर डक्ट और फिर आती है एल्वियोलाई। ये पूरा पाथवे है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके तुम्हारी एल्वियोलाई तक का। मैम ट्रेकिया में इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है, जो हम यहाँ से फील भी कर पाते हैं, कार्टिलेज की रिंग्स होती है, और ये इनकम्प्लीट होती है, ऐसी होती है सी शेप। तो अगर ये हमारा ट्रेकिया है तो ये वेंट्रल साइड से तो पूरी है, कंप्लीट है, डॉर्सल साइड से पीछे की तरफ से ये ओपन होती है, इनकम्प्लीट होती है। और इनकम्प्लीट डॉर्सल साइड से इसीलिए होती है क्योंकि डॉर्सल साइड से बेटा इसके पीछे आपका ईसोफेगस है, डॉर्सल साइड से पीछे ईसोफेगस है, इसलिए डॉर्सली ये इनकम्प्लीट होती है, वेंट्रल साइड से ये कंप्लीट होती है। इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग कहां तक मौजूद है? ट्रेकिया में भी है, प्राइमरी ब्रोंकाई में भी है, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स में कहां तक है? अप टू इनिशियल ब्रोंकियोल्स। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में नहीं है, अप टू इनिशियल ब्रोंकियोल्स इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स है। अगर हवा नहीं भी है ना इन ब्रोंकियोल्स में तो ये कोलैप्स नहीं होंगी बेटा, क्योंकि इनको सपोर्ट करने के लिए क्या है? इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स। ऐसी पाइप्स नहीं है कि इस पाइप में अगर हवा नहीं है तो पिचक जाएगी, नहीं, अगर हवा नहीं भी है तो इट विल नॉट कोलैप्स बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय द इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स। ये बात क्लियर है? अब बेटा समझो, इनकम्प्लीट रिंग्स तो इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक है, लेकिन अगर कंडक्टिंग जोन तुमसे पूछा जाएगा तो तुम बोलोगे मैम स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स अप टू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। ये आपकी कंडक्टिंग जोन का पार्ट होती है। और मैंने याद रखने के लिए एक चीज भी तुम्हें बताई थी कि जो रेस्पिरेटरी जोन होता है वो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से स्टार्ट होता है, तो तुम कभी कंफ्यूज नहीं होगे। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई तुम्हारी एक्सचेंज जोन या रेस्पिरेटरी जोन को बनाती है। मैम सिंपल सी बात है ना, जिसको हम रेस्पिरेटरी जोन बोल रहे हैं या एक्सचेंज जोन बोल रहे हैं, वहां से सिंपल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी, प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, इसीलिए उसे एक्सचेंज जोन कह रहे हैं। जो कंडक्टिंग जोन है उसका नाम के अकॉर्डिंग मैम फंक्शन होगा टू कंडक्ट द एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू दी एक्सचेंज जोन। एक काम तो उसका ये होगा, बट इसके अलावा और भी काम होते हैं। बाहर के एयर को बॉडी टेम्परेचर तक लेके आना, वो भी कंडक्टिंग जोन का काम है। एयर में अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स है उसको म्यूकस में ट्रैप करके एलिमिनेट करना, वो भी कंडक्टिंग जोन का काम है। ह्यूमिडिफाई करना एयर को, वो भी बेटा कंडक्टिंग जोन का काम है। ये सारे काम बेटा आपके कंडक्टिंग जोन के होते हैं। एक्सचेंज जोन का काम तो सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। फिर हमने इसके अलावा बेटा क्या पढ़ा था? इसके अलावा तुम्हें मैंने लंग्स का स्ट्रक्चर भी बना के बताया था। आज मैं देख लूंगी कहां तक तुम्हें नोट्स में लिखवाया मैंने। तुम्हारे को मैंने बताया कि हमारे पास 2 लंग्स होते हैं, एक राइट लंग है अपने पास, एक लेफ्ट लंग है अपने पास। थोड़ा बना के ही बताती हूँ। एक अपने पास राइट लंग है, एक अपने पास बेटा लेफ्ट लंग है। और अगर आप उनके डायग्राम को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, राइट लंग स्लाइटली ऊपर होता है एज कंपेयर टू बेटा लेफ्ट लंग। मैंने कहा था लेफ्ट लंग के कंपैरिजन में राइट लंग थोड़ा ऊपर होता है। रीजन बेटा आपको पता है ना, मैंने बताया था। देखो लंग्स के नीचे एक बहुत मोटी सी मसल्स होती हैं। ये बना मैं ऐसे रही हूं बेटा, ये ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। हम 3D तो बना नहीं सकते, ये एक लाइन जैसी मसल थोड़ी होती है। कंप्लीट बेटा ऐसे मसल होती है, जितना मेरा हाथ का डायमीटर, ऐसे समझो इतनी मोटी मसल है ये। अभी मैं आज तुम्हें एनिमेशन में दिखाऊंगी। इसे बोलते हैं नीचे डायाफ्राम, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बेटा लिवर। वेरी गुड, क्योंकि मैम राइट साइड में नीचे इधर पे लिवर होता है, और राइट साइड में क्योंकि नीचे लिवर होता है, इस लिवर की प्रेजेंस की वजह से राइट लंग स्लाइटली अबव
लेफ्ट लंग थोड़ा कंपैरेटिवली नीचे होता है। लंग्स के अराउंड बेटा डबल मेम्ब्रेनस प्लूरा होती है। हमेशा याद रखना है ऑर्गन की तरफ विसरल वर्ड यूज किया जाता है, विसरल प्लूरा टुवर्ड्स द लंग, पेराइटल प्लूरा एसोसिएटेड विद द थोरैसिक कैविटी। आज मैं आपको थोरैसिक कैविटी बताऊंगी, थोरैसिक चेंबर बताऊंगी कि थोरैसिक चेंबर कैसे बनता है। तो थोरैसिक चेंबर के कांटेक्ट में होती है बाहर वाली पेराइटल प्लूरा, और विसरल प्लूरा होती है टुवर्ड्स द बेटा लंग, लंग से कनेक्टेड विसरल, थोरैसिक चेंबर से कनेक्टेड बेटा पेराइटल, दोनों के बीच में बेटा पेराइटल फ्लूइड भरा होता है। कि जब लंग एक्सपैंड करे तो ऐसा नहीं है कि मैम दोनों मेम्ब्रेन्स आपस में चिपक जाती है, फ्रिक्शन को रोकने के लिए दोनों के बीच में प्लूरल फ्लूइड भी भरा होता है। इसी के अंदर बेटा आपकी लंग्स किसकी बनी है, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, इसी से तो बनी हुई है तुम्हारी लंग्स, एल्वियोलाई, है ना। और बेटा एक चीज और याद रखनी है कि लेफ्ट जो लंग है उसमें ऐसा एक नॉच दिख रहा है, एक ऐसी कैविटी टाइप की दिख रही है, कैविटी तो नहीं है, नॉच है, एक डिप्रेशन जैसा दिख रहा है तुम्हें। ये होता है बिकॉज यहाँ पे हार्ट मौजूद है, तो आपकी जो हार्ट है ना वो स्लाइटली लेफ्ट साइड टिल्टेड होती है, तो उसको एकोमोडेट करने के लिए लेफ्ट लंग के पास ये वाला जो नॉच दिखता है वो राइट के पास नहीं होता है, इसे बोला जाता है सपोलो कार्डियक नॉच। दिस इज प्रेजेंट एसोसिएटेड विद द लेफ्ट लंग। आई थिंक मैंने तुम्हें इतना ही लिखवाया था बेटा। क्या आप लोगों को सारी चीजें याद आ गई? तो मैं एक बारी देख लेती हूँ कि मैंने तुम्हें नोट्स में कितना लिखवाया था, ठीक है ना, और फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने एकदम आराम आराम से तुम्हें सारी चीजों को बेटा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है ना। डन डन डन। कहां तक किया है हमने? यहीं तक किया है, नीचे डायफ्राम लिखा हुआ है। आज मुझे तुम्हें थोरैसिक चेंबर के बारे में बताना है। डन है, इजी। तो आगे बढ़ जाएं बेटा। आज आप ना एक्चुअल में फील करोगे हम सांस कैसे लेते हैं इसकी मदद से, लंग्स की मदद से। आज 3D भी देखेंगे, कुछ एनिमेशंस भी देखेंगे जहां हमें मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीदिंग समझनी है। अब बेटा देखो, लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ऑफ कोर्स मैं लास्ट क्लास में तुम्हें ये लिखवाना चाह रही थी बट गले की वजह से नहीं लिखवा पाई। देखो जितने भी विसरल ऑर्गन्स होते हैं उनको बोन्स या सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं आपकी बॉडी के, जो विसरा में इंटरनल ऑर्गन्स है, उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। जैसे तुम्हारे बेटा है नहीं अंदर कुछ, लेकिन उसको प्रोटेक्ट तो कर रहा है बेटा तुम्हारा क्रेनियम, ठीक है ना, कि कुछ तो कभी तो जिंदगी में इस्तेमाल करेगा बंदा। क्रेनियम अंदर प्रोटेक्टेड कौन है, तुम्हारा ब्रेन। वैसे ही तुम्हारी लंग्स है, लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम खुद ही इमेजिन कर सकते हो ना, हड्डी फील कर पा रहे हो, यहाँ हड्डियां हैं, यहाँ तुम्हारी रिब्स हैं जो तुम फील कर पा रहे हो। और ये क्या फील कर पा रहे हो, ये भी एक हड्डी है बेटा, इसे स्टर्नम कहते हैं, इसे ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। पीछे भी एक हड्डी है जो मैं अभी बनाऊंगी भी, मैं तुम्हें 3D में भी दिखाऊंगी। एक ना जेल जैसा एक स्ट्रक्चर बन रहा है, केज जैसा एक स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसे बोलते हैं रिब केज, जिसे बोलते हैं रिब केज, ठीक है ना। देखो बना के बताती हूं। पहले तो हम एक पॉइंट, पहले एक हेडिंग डालेंगे, थोरैसिक चेंबर। हेडिंग डालो थोरैसिक चेंबर। मैम थोरैसिक चेंबर की इंपॉर्टेंस क्या है? आपकी लंग्स जो होती है इसी थोरैसिक चेंबर में मौजूद है, और बेटा इस थोरैसिक चेंबर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आपकी जो एयर की मूवमेंट होती है, आप इनहेलेशन कर पाते हो, एक्सहेलेशन कर पाते हो, वो इसी की बदौलत कर पाते हो भाई, ठीक है ना। देखो थोरैसिक चेंबर में पहले तो मैं लिखूंगी lungs are protected, lungs are protected, lungs are protected inside thoracic chamber। अब thoracic chamber मैम कैसे बनता है बेटा जी? बनाना है, मैं तो आपको हाथ से भी ड्राइंग बना के दिखाऊंगी, ऑफ कोर्स हाथ से ही बनाऊंगी बेटा आई मीन मैं हाथ से भी कोशिश करूंगी कि तुम्हें थोड़ा सा विजुअलाइज कराऊं, 3D टाइप का दिखाऊं, और फिर मैं तुम्हें एनिमेशन भी दिखाऊंगी। बनाओ, इस चीज को बनाओ। जैसे मैं आपको ना, जब बोन्स वाला चैप्टर पढ़ोगे, बोन्स वाला चैप्टर मीन्स लोकोमोशन वाला चैप्टर, सेम चीज मैं पढ़ाऊंगी भी। अच्छा ऊपर ऐसे नहीं बनाते, ऊपर जैसा दिखता है ऐसा दिखता है स्टर्नम, ये तुम फील भी कर पाओगे। देखो इस सब्जेक्ट में तो अभी तुम्हें कितनी सारी चीजें अभी फील होगी, मैंने इतना सा ड्रॉइंग अभी बनाया ना, अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ, तुम्हें भी कहाँ महसूस होगा कि तुम्हारी ये जो बोन है, ब्रेस्ट बोन है, ये ऐसी मौजूद है, ऐसी होती है। देखो अभी बताती हूँ, बनाओ। ये जो हड्डी मैं बना रही हूं इसे ब्रेस्ट बोन कहते हैं बेटा। ब्रेस्ट बोन का मतलब होता है स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन का मतलब होता है स्टर्नम। अच्छा कैन यू फील दिस,
ये जो मैंने ऐसे बनाया ना, ऐसे गड्ढा सा, सारे लोग एक बारी करके देखो, करके क्या देखो, फील करो इस पर्टिकुलर जगह पे, देखो इस पर्टिकुलर जगह पे तुम्हें ऐसा सा डिप्रेशन सा ऐसा सा फील हो रहा है, फील हो रहा है तो यस बताना, ये फील हो रहा है, ये इसी ब्रेस्ट बोन का है, और नीचे ऐसे टच करोगे, दिस इज द ब्रेस्ट बोन, दिस इज द ब्रेस्ट बोन। सो दिस ऐसे सा जो गड्ढा सा तुम्हें दिख रहा है बेटा, दिस इज योर गड्ढा ऑफ द ब्रेस्ट बोन, दिस इज नॉट गड्ढा, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड एज, ये पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, मेनूब्रियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, and this entire bone that you can feel in the ventral part of your body, this is called as the sternum। फील हो रहा है ना, और जब मैं हड्डियां तुम्हें पढ़ाऊंगी ना बेटा, तो तुम्हें बहुत सारे जॉइंट्स को ना तुम एक्चुअल में फील कर सकते हो। ऑफकोर्स अंदर जा जाके तो तुम सब चीजों को नहीं देख सकते, लेकिन कुछ कुछ चीजें तुम देख पाओगे, ठीक है ना। ये तुम्हारी जो है बेटा, ये स्टर्नम होती है। स्टर्नम से कौन अटैच्ड होते हैं बेटा, स्टर्नम से मैं, क्योंकि तुम्हें थोरैसिक चेंबर समझा, अच्छा अब ऐसे इमेजिन करना है कि मैम हमारे वेंट्रल साइड पे तो स्टर्नम है, हमारे वेंट्रल साइड पे तो मैम स्टर्नम है, लेकिन हमारे डॉर्सल साइड पे कौन है, डॉर्सल मतलब पीछे वाले साइड। अब मैं वर्टिब्रल कॉलम बहुत बड़ा तो नहीं बना सकती बेटा, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा ऐसे करके बना के बताती हूँ कि मान लो ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम है जो हमारे डॉर्सल साइड पे, सपोलो ये हमारी वर्टिब्री, मैं पूरा नहीं लिख पा रही हूं तो मैं ऐसे लिख रही हूँ, वर्टिब्रल कॉलम है ये पीछे की साइड, यानी कि पीछे आगे तो मैं तुम्हें समझाने के लिए, पर ये डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है, वेंट्रली तुम्हारी स्टर्नम है, डॉर्सल साइड पे तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम है, और इन दोनों से अटैच्ड होती है बेटा अपनी रिब्स। ऐसे बनाओ, बराबर बनाते हैं भाई, अब सारी रिब्स तो मैं तुम्हें कितनी ही दिखा पाऊंगी, 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं सपोलो। ओ माय गॉड्स, कितनी बना दी मैंने, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7 8 9, बेटा होती 12 है, बट मैं अब इतना सारा दिखाऊंगी ना, मेरी तो ड्राइंग ही छोटी पड़ गई यार। दिखा देती हूँ, पीडीएफ से पढ़ने वाले बच्चे नहीं तो खतरनाक करेंगे, है ना काम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये अटैच नहीं होती है लास्ट की 2, इसलिए ऐसा बनाया। कई लोग कहेंगे अरे मैम आपने ड्राइंग आधी अधूरी बनाई है, नहीं, लास्ट के 2 ना इससे जुड़े हुए नहीं होते हैं, ऐसे होते हैं। कुछ कुछ ऐसी सी दिखती है तुम्हारी बेटा दिस, अभी बनाती हूँ देखो, ठीक है ना। दिस इज योर रिब केज, इसे रिब केज बोला, ये थोरैसिक चेंबर नहीं बनाया अभी, दिस इज एक्चुअली बेटा योर रिब केज, ये तुम्हारी रिब केज है, रिब्स से बनी हुई एक केज, जो कि तुम्हारी स्टर्नम, तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम और तुम्हारी रिब्स से मिलके बना होता है। अब अगर मैं इस देखो, नीचे से ये रिब केज अभी भी खुला है, नीचे से तो ओपन ही है, ये तुम्हारी रिब केज है। रिब केज के नीचे जब मैं डायफ्राम की मसल्स को अटैच कर दूं, यहां अगर मैं नीचे यहां डायफ्राम की मसल्स दिखा दूं, तो ये पूरा बन जाएगा एक चेंबर, जो एयर टाइट चेंबर होता है, जिसे बोला जाता है थोरैसिक चेंबर। समझ गए? यस एवरीबॉडी, समझ गए? बताओ। ये मैंने बोला कि मैम ये है हमारी वर्टिब्रल कॉलम, दिस इज आवर वर्टिब्रल कॉलम, मैम दीज आर आवर रिब्स, मैम दिस इज आवर स्टर्नम। एक्चुअल में अगर हम सिर्फ इन तीनों को जोड़े ना यार, तो ये तीनों से बनता है तुम्हारा रिब केज, इन तीनों से बनता है रिब केज। बट मैम अगर इसी रिब केज के साथ में मैं डायाफ्राम को ऐड कर दूं, डायाफ्राम इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मसल, डू यू रिमेंबर? डायाफ्राम इज अ मसल, हैज फ्रेनिक मसल्स बोलते हैं बेटा,
डायाफ्राम की मसल्स को। अतिरिक्त ज्ञान है, चाहो तो बेटा याद रखो, दिस इज अतिरिक्त ज्ञान। मैंने कहा था अगर किसी ने डायाफ्राम पे बेटा चाकू लगा दिया ना तो भाई गयो। एक बार के लिए रिब्स पे यहां पे अटैक हुआ तो हो सकता है कुछ, लेकिन डायाफ्राम की मसल्स तो इतनी इंपॉर्टेंट होती है आपकी ब्रीदिंग में भी। देखना, ये दोनों मिला के बनाती है आपकी थोरासिक चेंबर को, थोरासिक चेंबर को। सो थोरासिक चेंबर में 4 चीजें हैं बेटा। आपके पास है रिब्स, आपके पास है वर्टिब्रल कॉलम, आपके पास है रिब्स, सॉरी आपके पास है स्टर्नम, आपके पास है रिब्स, आपके पास है वर्टिब्रल कॉलम, आपके पास है डायफ्राम। ये 4 चीजें मिलकर आपकी थोरासिक चेंबर को बनाती है, जिसके अंदर तुम्हारी लंग्स प्रोटेक्टेड होती हैं। बताइए, यस एवरीबॉडी, बताइए किसी को कोई दुख दर्द समस्या? ठीक है, इजी इजी, बताओ यार। ये एक बेल कहां रख के गए हैं भाई साहब? एक्चुअल में बेटा इसी थोरैसिक चेंबर के कांटेक्ट में कौन सी वाली प्लूरा होगी? इसी थोरैसिक चेंबर से एसोसिएटेड कौन सी, भाई मेरी आवाज आ रही है, कौन सी प्लूरा होगी? जो बाहर वाली प्लूरा है, दैट बाहर वाली प्लूरा इज योर पेराइटल प्लूरा। जो विसरल प्लूरा है वो तो लंग्स से अटैच्ड है। जो पेराइटल प्लूरा है, याद है हमने लास्ट क्लास में लिखा था, दैट इज टुवर्ड्स द थोरैसिक चेंबर। और इसी चेंबर के अंदर बेटा, अब देखो ये चेंबर की इंपॉर्टेंस क्या है। मैम इसको ऐसे बना के क्यों देखना जरूरी है? बेटा इमेजिन योर लंग्स, इमेजिन क्या, एक्चुअल में बनाना नहीं है, बट योर लंग्स आर इनसाइड दिस ना, योर लंग्स आर इनसाइड दिस। और ये इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि अब देखोगे बेटा इन्हीं एक बच्चा कह रहे रिवाइज, रिवाइज की स्पेलिंग लिखी है डब्ल्यू, अभी तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है, पहले ही रिवाइज। प्लूरा क्या होता है राज? बेटा पढ़ लिया होता तो पूछना नहीं पड़ता। मैं तुम्हें एक चीज दिखा देती हूं तुम्हें पहले, ह्यूमन थोरैक्स। इसको देखो एक बारी, इस 3D को देख पा रहे हो? ये तुम्हारी क्या है बेटा? ये है तुम्हारी स्टर्नम। इसमें डायाफ्राम नहीं दिखाया है, बट ये तुम्हारी स्टर्नम, ये तुम्हारी रिब्स है बेटा, ये तुम्हारी हड्डियां है, रिब्स हड्डियां तो बहुत है तुम्हारे पास बेटा यहाँ पे। और ये क्या है बेटा पीछे की तरफ? ये तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम है, ये तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम है। समझ रहे हो कि नहीं? दिस इज योर वर्टिब्रल कॉलम, ये रिब्स, ये बनाया है रिब केज, ये तुम्हारी रिब केज है सपोलो। इसी के नीचे अगर मैं डायाफ्राम लगा दूं ना बेटा, डायाफ्राम, तो वो तुम्हारी पूरी बन जाएगी थोरैसिक चेंबर। और बेटा इसी के अंदर हमारी लंग्स मौजूद होती है। समझो, नीचे से इसको क्लोज करा हुआ है किसने बेटा? नीचे से इसको क्लोज करा हुआ है डायाफ्राम ने। अब मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना, जो एनसीईआरटी ने लिखी हुई है, रटना नहीं है, ठीक है ना? ठीक है ना? अब बेटा समझना मेरी बात, ठीक है ना? अगर मैं बेटा इनके अंदर ना बेटा, इनके बीच बीच में मसल्स होती है, रिब्स जो है ना, हड्डियां, रिब्स के बीच में मसल्स होती हैं। जैसे डायाफ्राम में मसल्स मैं बोल रही हूं, वैसे रिब्स बेटा खाली थोड़ी हैं। हर रिब्स के बीच में यहाँ पे मैं मसल्स बना के बताऊंगी। समझो मेरी बात। ब्लू क्या होता है अभी उसका काम नहीं है, जो बेटा पढ़ाया जाता है उस पर फोकस ना करके बोलते हैं ना, इसीलिए तो आधे बच्चे डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। जो समझाया नहीं जा रहा उस पर फोकस जा रहा है। ये ब्लू क्या है मैम? नालायक, तेरे से अभी मैं पूछूंगी ना थोरैसिक चेंबर क्या है, तो तेरे से वो आंसर नहीं निकलेगा। अभी ध्यान देने के लिए कहा था मैंने तुम्हें। सुनो मेरी बात, चैट्स ऑफ कर दूंगी मैं तुम्हारे। क्या कंसेप्ट समझो। एनसीईआरटी की लाइन कहती है, एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर विल बी रिफ्लेक्टेड इन पल्मोनरी वॉल्यूम। ध्यान दो तभी समझ में आएगा। इसके अंदर क्या मौजूद है? लंग्स मौजूद है। लंग्स को एक गुब्बारे की तरह समझो, और ऐसे समझो ये गुब्बारे तुम्हारे बेटा थोरैसिक चेंबर में मौजूद है। जिस गुब्बारे की जो बाहर की मेम्ब्रेन है ना, वो थोरैसिक चेंबर से एसोसिएटेड है। अगर मैं इस थोरैसिक चेंबर को फुलाऊंगी तो ये गुब्बारा भी एक्सपैंड कर सकता है। समझे मेरी बात? गुब्बारे क्या है? तुम्हारे लंग्स हैं। वो कहाँ मौजूद है? इसी बेटा थोरैसिक चेंबर के अंदर, नीचे से डायफ्राम भी है। और उस गुब्बारे की बाहर की मेम्ब्रेन किससे अटैच्ड है बेटा? किससे एसोसिएटेड है? तुम्हारी थोरैसिक चेंबर से, है ना? अब मैं कह रही हूं अगर मैं किसी भी तरीके से थोरैसिक चेंबर के वॉल्यूम में चेंजेस लाऊं, इसको ऐसे एक्सपैंड कर दूं या इसे छोटा कर दूं, तो बेटा अगर मैं थोरैसिक चेंबर की वॉल्यूम में चेंज करती हूं तो तुम्हारी पल्मोनरी यानी कि लंग्स के वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। वो भी या तो बेटा वॉल्यूम में बढ़ सकती है या तो घट सकती है, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारी थोरैसिक
कैविटी के वॉल्यूम में तुमने क्या चेंजेस किए। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? एनसीईआरटी कहती है एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर विल बी रिफ्लेक्टेड इन द पल्मोनरी कैविटी। ऑफ कोर्स, अगर तुमने थोरैसिक चेंबर के वॉल्यूम में चेंज किया दैट विल बी रिफ्लेक्टेड, मतलब वही चेंज तुम्हें दिखेगा तुम्हारी पल्मोनरी कैविटी में। इसी फंडे को हम यूज करते हैं ब्रीदिंग में, इसी फंडे को हम अभी यूज करेंगे ब्रीदिंग में। सांस लेनी है अंदर या सांस बाहर छोड़नी है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। है तो एक लाइन बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे? यस एवरीवन, ठीक है। अब बेटा चैट्स होंगी ऑफ, ठीक है, फोकस करके सिर्फ पढ़ाई करनी है। ओके, चलो चलो, इसे किया जाएगा ऑफ। अब मैं एक पॉइंट लिखती हूं नोट डाल के। अरे यार, एक पॉइंट लिखूंगी नोट डाल के। सिंस lungs are present, since lungs are present in this thoracic chamber, where parietal pleura जो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द लंग्स है, parietal pleura in contact with thoracic chamber, any change in the volume of thoracic chamber will be reflected in the volume of pulmonary cavity। जो लंग्स के अंदर की वॉल्यूम है उसमें चेंज दिखेगा अगर तुमने थोरैसिक चेंबर की वॉल्यूम में चेंज किया। पल्मोनरी मतलब लंग्स। आप इसे नोट करो, तब तक मैं इस लाइन को वापस से समझाती हूँ। हमारी जो लंग्स हैं वो किसके अंदर मौजूद है बेटा? तुम्हारी इस बोनी स्ट्रक्चर के अंदर, जिसे तुम कह रहे हो तुम्हारा थोरैसिक चेंबर। नीचे से क्या है बेटा? डायफ्राम है। साइड से लेटरल साइड से क्या है बेटा? लेटरल साइड से तुम्हारी रिब्स है। ये भी याद रखना है, कौन सी चीज लेटरल है, कौन सी साइड डॉर्सल है, कौन सी साइड बेटा वेंट्रल है। क्या मैं कह सकती हूँ कि वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सली प्रेजेंट होता है? कह सकती हूँ ना सपोलो, ये डॉर्सली प्रेजेंट है। मैम रिब्स लेटरली प्रेजेंट है, मतलब साइड्स में है। इतना बुद्धि खुद को भी लगानी है बेटा, मैम ने तो पूरी चीजें तुम्हें दिखाई डायग्राम में। मैम स्टर्नम वेंट्रल साइड से है, ये भी मैं तुम्हें कई बार बता चुकी हूँ। और मैम डायाफ्राम कहाँ है? डायाफ्राम नीचे है, बिलो। ये भी लिखो। रिब्स तुम्हारी लेटरल साइड पे है, स्टर्नम तुम्हारी वेंट्रल साइड पे है, वर्टिब्रल कॉलम तुम्हारी डॉर्सल साइड पे, और नीचे से क्या है? डायाफ्राम। एक बड़ा एयर टाइट चेंबर बन गया है जिसे थोरैसिक चेंबर कह रहे हैं। मैं कह रही हूँ अगले पॉइंट में, यहां मैं कह रही हूँ यार इसी एयर टाइट चेंबर में तुम्हारी लंग्स मौजूद है। और लंग्स में बेटा हवा इनहेल एक्सहेल कर रहे हो ना, लंग्स में भी हवा आ रही है, हवा जा रही है। यानी कि लंग सांस लेते वक्त फूलती है या कम होती है? पता है कैसे होती है मैम? एक्चुअल में यही चीज अभी हम समझेंगे, हम हवा अंदर और बाहर कैसे कर पाते हैं। हमने इस लाइन में लिखा है कि मैम अगर मैं इस थोरैसिक चेंबर को अगर मैं इसकी वॉल्यूम में चेंज करूं, वॉल्यूम मतलब यार वॉल्यूम एक्सपैंड कर दो, अंदर का स्पेस एक्स्ट्रा कर दो बेसिकली। अगर मैं इस थोरैसिक चेंबर की वॉल्यूम को बढ़ा रही हूं या घटा रही हूं, कोई भी चेंज कर रही हूं, अगर मैंने थोरैसिक चेंबर के वॉल्यूम को बढ़ाया तो मेरी वही चेंज
लंग्स की भी वॉल्यूम में रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि बेटा लंग्स की जो आउटर मेम्ब्रेन है थोरैसिक चेंबर के कांटेक्ट में, यानी लंग्स भी एक्सपैंड कर सकती है उसी प्रोपोर्शनैलिटी में जैसे तुम्हारी थोरैसिक वॉल्यूम का में चेंजेस आ रहे हैं। अगर वही चीज अंदर जा रही है तो वही सेम चेंज तुम्हारी पल्मोनरी कैविटी में रिफ्लेक्ट करेगा। ये तुम्हें और बेटर अभी समझ में आएगा जब तुम्हें मैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझाऊंगी। सो बेसिकली मैम मुझे अगर अभी एक ही लाइन हमें याद रखनी है कि कोई भी चेंज अगर मैं थोरैसिक चेंबर के वॉल्यूम में करूंगी तो मैम वो सेम चेंज मुझे एग्जैक्ट सेम चेंज मुझे वॉल्यूम में दिखेगा मेरे लंग्स के वॉल्यूम में। और इसी एग्जैक्ट मैकेनिज्म को यूज करके हम ब्रीदिंग करते हैं बेटा। अभी तुम जब कॉन्सेप्ट को समझोगे तो तुम और बेटर तरीके से इसे रिलेट कर पाओगे। बेटा अगर तुम सारे बच्चों ने इसको नोट कर लिया है ना तो मुझे एक थम्स अप दे दो, ठीक है ना। पहले एनसीईआरटी की लाइंस वाली यहां तक की रीड कराती हूँ, फिर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है। इट इज सुपर इजी। जब मैं जितने सालों से मैंने 5 साल से मैं अर्जुना ही पढ़ा रही हूँ बेटा यहाँ पे, और हमेशा जब मैं ये टॉपिक पढ़ाती हूँ एक तो बच्चे बहुत रिलेट कर पाते क्योंकि तुम खुद सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो तो तुम खुद इमेजिन कर पाओगे, एनिमेशन से बहुत सपोर्ट मिलेगा। एक मैकेनिज्म अगर तुम अच्छे से समझ गए ध्यान से तो उसका जो दूसरा वाला मैकेनिज्म है वो मैं हमेशा बच्चों से करवाती हूँ और बच्चे खुद कर पाते हैं, बशर्ते अगर तुम बेटा बहुत ध्यान से इस चीज को समझो। बहुत ही ईजी है एंड यू कैन एक्चुअली फील द मसल्स मूवमेंट, ठीक है ना। समझना इस चीज को। डन डन आडन डन कर लिया। अब देखो पहले एनसीईआरटी की रीडिंग कराती हूँ बेटा। देखो पहले एनसीईआरटी की रीडिंग कराया जाए मैम। देखो यार हमने लिखा है lungs are situated in the thoracic chamber which is anatomically internally एक एयर टाइट चेंबर है, ऑलमोस्ट बंद है बेटा ये चेंबर, ठीक है ना। The thoracic chamber is formed dorsally by vertebral column, ventrally by sternum, laterally by ribs and on the bottom side the dome shaped diaphragm। का क्या मतलब है मैम? आप डायफ्राम में लिख सकते हो बेटा डोम। डोम मतलब ऐसा शेप, ऐसा जो शेप होता है इसे डोम शेप कहते हैं। डोम शेप बेटा, डोम शेप के बिल्डिंग्स भी तो होते हैं ऐसे टाइप के, डोम बोलते हैं उसे, है ना। तो इस शेप को आप कहते हैं डोम शेप। डोम शेप डायफ्राम। द एनाटॉमिकल सेटअप इन द लंग्स, the anatomical setup of lungs in the thorax is such that any change in the volume of thoracic cavity will be reflected in the pulmonary cavity। कोई भी चेंज अगर तुमने thoracic cavity में किया, कोई भी वॉल्यूम में चेंजेस अगर तुम्हारे thoracic cavity में हुए तो that will be reflected in the pulmonary cavity, यानी lungs के वॉल्यूम में भी तुम्हें चेंजेस दिखेंगे। और ये लिखा क्या पता है? such an arrangement is essential for breathing। आप ब्रीथ कर ही नहीं पाते अगर ऐसा सेटअप नहीं होता। एज वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, ये मैं अभी समझाऊंगी। आप डायरेक्टली लंग्स की वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते। अब आप कहोगे मैम क्या जरूरत है, क्या जरूरत है लंग्स के वॉल्यूम को चेंज करना? बेटा कम पढ़ो बट बहुत अच्छे से पढ़ो। मैं बार बार कह रही हूँ अटेंशन से सुनना इस टॉपिक को, बहुत मजा आएगा। आप कहोगे कि मैम एनसीईआरटी कह रही है ऐसा अरेंजमेंट जरूरी है ब्रीदिंग के लिए क्योंकि हम पल्मोनरी वॉल्यूम को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। बट मैम पल्मोनरी वॉल्यूम को क्यों चेंज करना है हमें? हमें क्या पड़ी है लंग्स के वॉल्यूम के चेंज करने की? आप समझोगे कि क्यों पड़ी है हमें लंग्स के वॉल्यूम को चेंज करना, क्यों जरूरी है। मैं इस पॉइंट को यहाँ पे ऐड भी कर देती हूँ यहाँ नोट में ही। दिस अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग। एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग। अब समझना नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो, दिस अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग लिख लो आप। दिस अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग लिख लो आप। हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सांस लेने का क्या मैकेनिज्म है? हमें तो लगता है भाई हमने सांस ले ली, बट इसके पीछे कितनी सारी साइंस है यार। इसके पीछे कितनी सारी साइंस है मैम। देखो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में सबसे पहले जो चीज हमें समझनी है वो है नॉर्मल इनहेलेशन, नॉर्मल एक्सहेलेशन, क्योंकि यही दो तुम्हारी एनसीईआरटी में मेनली दिए हुए हैं। नॉर्मल इनहेलेशन, नॉर्मल एक्सहेलेशन। अब तुम बोलोगे मैम ये नॉर्मल का यहाँ मतलब क्या है? मतलब जो तुम और मैं अभी कर रहे हैं। भाई थोड़ा नॉर्मल कर दो एसी, नॉर्मल कर दो एसी। जैसे नॉर्मल तुम और मैं सांस ले रहे हैं, कोई प्रेशर तो नहीं लगा रहे। मैं सांस ले भी रही हूँ, इनहेल भी कर रही हूँ, एक्सहेल भी कर रही हूँ।
तुम भी इनहेल भी कर रहे हो, एक्सहेल भी कर रहे हो। जब अपन योगा करते हैं, अगर तुम में से कभी जिंदगी में कोई योगा करता है बेटा, तो तुम्हें पता होगा कि वहां पे हम डीप ब्रीदिंग, फोर्सफुल ब्रीदिंग भी करते हैं। जैसे ये मैंने प्रेशर लगाया, और या प्रेशर से हवा एक्सहेल करना, ये मैंने प्रेशर लगाया, फील हुआ ना, इसे फोर्सफुल कहते हैं। कि फोर्स, जैसे तुम्हें फोर्सफुल पढ़ाई करानी पड़ती है, वैसे ही बेटा फोर्सफुल चैट ऑफ करके अटेंशन लाना पड़ता है। लेकिन अभी मैं किसकी बात कर रही हूं? नॉर्मल इनहेल, नॉर्मल एक्सहेल। पहले नॉर्मल तो समझेंगे, है ना, फोर्सफुल की तो बाद की बात है। तो मेरे को नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझना है, लेकिन ब्रीदिंग का मैकेनिज्म समझने से पहले, मतलब इनहेल हम कैसे करें, एक्सहेल हम कैसे करें, उसे समझने से पहले मैं तुम्हें कुछ मसल समझाना चाह रही हूँ जो आपके ब्रीदिंग से एसोसिएटेड होते हैं। देयर आर कुछ मसल्स, देयर आर अ फ्यू मसल्स विच आर एसोसिएटेड विद योर ब्रीदिंग, ठीक है ना। तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट सम मसल्स दैट विल हेल्प यू एंड आई, एवरीवन इन ब्रीदिंग। मसल्स इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग। मैं मेजर मसल्स की बात कर रही हूं, ठीक है ना, जो मेनली तुम्हारी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। मसल्स इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग, देखो मैक्सिमम ब्रीदिंग तो डायाफ्राम की मदद से होता है। डायाफ्राम ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि 80% ऑफ द ब्रीदिंग तो इसी की मदद से हो जाता है, डायाफ्राम। नंबर 2 मसल्स बेटा, इन्हें कहा जाता है इंटरकोस्टल मसल्स। इन्हें कहा जाता है इंटरकोस्टल मसल्स। अब क्योंकि ये नाम हमें बार बार लिखना है, तो इतना बड़ा बड़ा तो हम लिखेंगे नहीं। ICM शॉर्ट में लिखना है, ICM। बट मेरे प्यारे सपोलो, इंटरकोस्टल मसल्स 2 प्रकार की होती है। अच्छा, इसकी लोकेशन क्या है मैम? लोकेटेड बिटवीन रिब्स। अभी मैंने तुम्हें बोला ना यार, आपकी जो रिब्स है उसके बीच बीच में मसल्स हैं। आपकी जो रिब्स है वो खाली थोड़ी हैं, रिब्स के बीच बीच में मसल्स होती हैं, ठीक है ना। जब तुम कभी डिसेक्शन करने का तुम्हें MBBS में मौका मिलेगा, तब देखना इन मसल्स की स्टडी भी करोगे, ठीक है ना। तो ये जो 2 हड्डियां है ना, जिन्हें तुम रिब्स कह रहे हो, इनके बीच बीच में भी मसल्स होती है, जिसे इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, जो एक्चुअल में फर्दर 2 प्रकार की होती है मैम। एक होती है नंबर 1, जिसे कहा जाता है ECIM, शॉर्ट में लिख रही हूँ, फिर फुल फॉर्म लिखूंगी, ECIM। और नंबर 2 होती है बेटा जिसे कहा जाता है IICM, शॉर्ट में लिखा है, अब मैं फुल फॉर्म भी लिखती हूँ, ठीक है ना। ECIM मतलब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ICM मतलब इंटरकोस्टल मसल्स, एंड इसका मतलब होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। इसको मैं डायग्राम में अभी तुम्हें दिखाऊंगी। एक मेन मसल्स हो गई मैम डायाफ्राम, एक जिसका सबसे ज्यादा बेटा यहाँ पे जिक्र होगा, दैट इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। लोकेशन अभी दिखा रही हूँ, ठीक है ना। और बेटा तीसरी मसल्स जो शायद तुम्हारे ना एनसीईआरटी में कहीं जिक्र में आए, उसकी इन्वॉल्वमेंट में उसका फंक्शन तो नहीं समझाया हुआ इतने अच्छे से, बट तुम लिख सकते हो। तीसरी मसल्स हमारी एब्डोमेन, ये एब्डोमिनल मसल्स होती हैं जो एब्डोमिनल एरिया में, दीज आर कॉल्ड एज एब्डोमिनल मसल्स। ये फोर्सफुल ब्रीदिंग के काम में आती है एब्डोमिनल मसल्स। पहले तो मैं तुम्हें बेटा समझाती हूँ। देखो एब्डोमिनल मसल्स और डायफ्राम तो हमें समझ में आ रहा है, इसका तो उतना बड़ा रोल भी नहीं है। इंटरकोस्टल मसल्स कैसे मौजूद होते हैं बेटा, ये मान ले ये हमारी रिब्स है, ये एक रिब हो गई, ये दूसरी रिब हो गई, ये हमारी क्या है बेटा स्टर्नम है मान ले, ये हमारी ब्रेस्ट बोन है जिसे मैं कह रही हूं स्टर्नम है ये अपनी। अब मैंने कहा कि हमारी रिब्स के बीच में ना इंटरकोस्टल मसल्स होती है, बिटवीन रिब्स हमारी इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं। एक होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, एक होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। मेरे प्यारे सपोलो, जैसे प्याज है ना, जैसे मैं प्याज में वैसे तो बहुत सारी लेयर्स होती है बेटा, लेयर बाय लेयर, एक लेयर को हटाया फिर अंदर वाली लेयर आई, एक लेयर को हटाया फिर अंदर वाली लेयर आई, फिर एक और लेयर को हटाया, ऐसी बहुत सारी लेयर्स है। मान लो ऐसी 2 ही लेयर्स अगर है, तो अगर मैं बाहर वाली लेयर को हटा रही हूं ना प्याज के, तो वो हो जाएगी मेरी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। जैसे ही मैंने उस प्याज के बाहर की लेयर को हटाया, तो अंदर कौन सी लेयर मिली मुझे? दूसरी लेयर मिली, वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है। कितना इजी है समझने के लिए। मैंने क्या बोला, ऐसे होगी अंदर की तरफ जो मसल्स
दीज आर कॉल्ड एज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ऑफ कोर्स बेटा मैं यहाँ तो वो प्याज के छिलके जैसा 3D नहीं दिखा सकती, बट आई होप आपको मेरी जो वो थी जो मैंने रिलेट किया उससे आपको समझ लग गया। जैसे ही मैंने प्याज का बाहर का छिलका हटाया तो बाहर का छिलका था मेरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स का मतलब होता है जो रिब्स के बीच में हो। इंटरनल वो होगी जो अंदर की तरफ है और एक्सटर्नल वो होगी जो बाहर की तरफ है। तो प्याज का जो बाहर का छिलका है वो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अगर मैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की परत हटा दूं तो मुझे अंदर जो मसल्स मिलेगी वो है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। खत्म, ठीक है ना। तो बाहर की तरफ ऐसे दिखा देती हूं, दिस इज बाहर की तरफ, दिस इज एक्सटर्नल, ठीक है ना। और मैं थ्योरी में आपको लिखवा भी दे रही हूं ऐसे, दीज आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, these are called as internal intercostal muscles, inner to EICM। पहले सब बोलो। मुझे मसल्स के बारे में, मैं ना बेसिक से चल रही हूं, मैं मैकेनिज्म में डायरेक्टली जंप नहीं कर रही हूं। मैकेनिज्म तुम्हें समझ में तब आएगी जब तुम बेसिक समझोगे। अभी पहले मैं तुम्हें प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, तब तो मैकेनिज्म में जाएंगे, सीधे जंप नहीं करेंगे, है ना। अच्छा थोड़ी सी बेटा जो भी तुम्हारी बच्ची को इतनी सी बुद्धि है, मुझे एक चीज तुम्हारी बुद्धि का इस्तेमाल करके बता दो। ये जो मैं अभी तुम्हें बता रही थी कि तुम रिब्स को ऊपर नीचे कर सकते हो, उल्टा लिख दिया क्या मैंने? क्या हो गया? रॉन्ग? क्या रॉन्ग कर दिया है मैंने? रॉन्ग नहीं, पहले तो बोलो प्रिंटिंग मिस्टेक। कहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है बताओ, बताओ कहाँ रॉन्ग किया है मैंने? कहाँ 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 एग्जैक्टली बताओ ना, कहाँ उल्टा कहाँ लिख दिया है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बाहर की तरफ लिखा है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स अंदर की तरफ लिखा है, इनर टू दी EICM सही तो लिखा है। क्यों यहां यहां ये सही तो किया यार, मैंने लिखा है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती है दीज आर इनर टू दी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। टाइप्स में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। पॉइंट 2 इंटरकोस्टल मसल्स ICM लोकेटेड बिटवीन रिब्स। नंबर 1 एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, कहाँ गलत है? एक सेकेंड, इंटरकोस्टल मसल्स ICM, ठीक है। अच्छा एक तो बेटा मैं पहले तो तुम्हें पिटाई लगाऊंगी, ठीक है कोई बात नहीं। तुम इतना सा एरर, कोई ऐसा नहीं है कि मैम आपने कंसेप्चुअल कोई ब्लंडर कर दिया है। ओहो यार, तो कई बार मुंह से जो बोलते हैं ना लिखते वक्त में उल्टा हो जाता है, लेकिन ये इतना भी नहीं था, तुमने सही लिख लिया था ना। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, 2 मिनट खराब कर दिया तुमने मेरे। अब सुनो क्या पूछ रही थी मैंने तुम्हें ये कहा था बेटा, मैंने तुम्हें ये कहा था कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके थोड़ा सा मुझे बताओ। अभी मैं कह रही थी कि थोरैसिक वॉल्यूम में अगर मैं चेंजेस करूंगी तो पल्मोनरी वॉल्यूम में रिफ्लेक्ट करेंगे। क्या अब तुम इस डायग्राम से समझ पा रहे हो कि क्या मैं इन मसल्स का इस्तेमाल करके, क्या मैं इन मसल्स का इस्तेमाल ही मूवमेंट, लोकोमोशन, कॉन्ट्रैक्शन होता है ना बेटा, ये जो मसल्स तुम्हारी रिब्स के बीच में मौजूद है, क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि इन्हीं मसल्स का इस्तेमाल करके मैं रिब्स को ऊपर नीचे मूव कर सकती हूँ? क्योंकि मसल्स का इस्तेमाल करके तो मूवमेंट होगी ना। याद आ रहा है लोकोमोशन एंड मूवमेंट आपकी मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन होता है। एक्चुअल में हम इन्हीं मसल्स का इस्तेमाल करते हैं बेटा जिससे तुम्हारी रिब्स की मूवमेंट होती है। या तो बाहर की तरफ होगी रिब्स की मूवमेंट या तो अंदर की तरफ होगी रिब्स की मूवमेंट, विद द यूज ऑफ दीज मसल्स व्हिच आर कॉल्ड एज इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट बिटवीन रिब्स, जिसका इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। क्योंकि लंग्स की वॉल्यूम में चेंजेस तभी आएंगे जब तुम इस चेंबर की वॉल्यूम में चेंज करते हो, अभी समझोगे, ठीक है ना। माय गॉड्स, चलो यार, हाँ मसल्स लिख लिए। अब चलो इसे करते हैं ऑफ। अब मैं तुम्हें पढ़ाती हूं बेटा ब्रीदिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब बेटा
अगर मैं कहूं कि मसल्स इन्वॉल्व लिख दिया, अब मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ब्रीदिंग, बेसिक्स ही पढ़ा रही हूं पहले मैं आपको, बेसिक्स ऑफ ब्रीदिंग। जो हमने 10वीं 9वीं में कुछ केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो यहां थोड़े से काम आएंगे। बेसिक्स ऑफ ब्रीदिंग में मैं आपको बताना चाहती हूं मेरे प्यारे बच्चों कि एयर ऑलवेज मूव्स from a region of high partial pressure to low partial pressure एयर हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर के रीजन से लो पार्शियल प्रेशर के रीजन में मूव करता है, क्योंकि हमें ब्रीदिंग करनी है तो हमें एयर की ही तो मूवमेंट करानी है। एयर या तो एटमॉस्फेयर से तुम्हारे लंग्स में आ रही है या तो तुम्हारे लंग्स से बेटा एटमॉस्फेयर में जा रही है, मूवमेंट एयर की हो रही है। एक फंडा आंख बंद करके अपने दिमाग में सेट कर लो कि मैम एयर, अगर मैम देखो मैंने ये जो लाइन लिखवाई है ना, ये बचपन में भी पढ़ी है हमने, बचपन मतलब तुम्हारी 9वीं 10वीं वाला बचपन। मैं कह रही हूं एक चीज अपने दिमाग में सेट कर लो कि एयर की मूवमेंट अगर हो रही है ना मैम, जहां उसका हाई पार्शियल प्रेशर क्या हो रहा है, अभी मैं पार्शियल प्रेशर क्या है अभी मैं समझा रही हूं, प्रेशर समझ लो अभी, कि अगर कहीं पे एयर की प्रेशर ज्यादा है वहां से एयर हमेशा लो प्रेशर वाले रीजन में ही जाएगी ऑलवेज। अगर मैं कह रही हूं ए से बी में एयर की मूवमेंट हो रही है और तुमसे पूछा जाए कहां कैसा प्रेशर है, अगर ए से बी में एयर की मूवमेंट हो रही है तो यहां ज्यादा प्रेशर है, यहां कम प्रेशर है। अगर मैं कह रही हूं बी से एयर हवा मूव कर रही है तो तुम्हें एक चीज क्लियर होनी चाहिए, मैम बी में प्रेशर ज्यादा है, ए में प्रेशर कम है, ये फंडा क्लियर होना चाहिए। एयर हमेशा ज्यादा प्रेशर के रीजन से कम प्रेशर के रीजन में जाएगा। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, क्योंकि यहां हमें पार्शियल प्रेशर समझने हैं। बहुत ज्यादा केमिस्ट्री में नहीं जा रही हूं, बेसिक से तुम्हें समझा दे रही हूं कि व्हाट कैन यू अंडरस्टैंड विथ दिस टर्म पार्शियल प्रेशर। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस पार्शियल प्रेशर। मान लो बेटा अगर मुझे तुम्हें पार्शियल प्रेशर समझाना है, एक चेंबर है मेरे पास, एक ऐसा चेंबर है, एक या क्लोज रूम है ऐसे मान लो। इस क्लोज रूम में बड़े सारे गैसेस भरे हुए हैं, ए गैस, ऑक्सीजन, CO2, बड़े सारे गैसेस हैं मान लो, ठीक है ना। मान लो यहां मैंने ये 2 गैस दिखाए हैं। अब मैं कहूंगी अगर ये हो गया तुम्हारा Y गैस, ये हो गया तुम्हारा बेटा X गैस, कोई एक X पर्टिकुलर गैस है, ये तुम्हारा कोई रूम है मान लो, क्लोज चेंबर है मान लो। अगर मुझे किसी भी X गैस का पार्शियल प्रेशर समझाना है तो मैं कहूंगी कि यार मिक्सचर ऑफ गैसेस में एक इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होगा उसे मैं उस पर्टिकुलर गैस का पार्शियल प्रेशर बोलूंगी। अगर यहाँ पे बहुत सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस है बेटा, X है, Y है, Z है, ABCD, बहुत सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस है, एक इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होगा इन मिक्सचर ऑफ गैसेस, दैट इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ द गैस exerted by that individual gas will be known as its partial pressure। मान लो ये पर्टिकुलर गैस बेटा जो भी इसकी वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, इसकी वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, दैट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स गैस। सेम गोज फॉर वाई। इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर है इन मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एज इट्स पार्शियल प्रेशर। खत्म। मैं इसकी केमिस्ट्री में ज्यादा जा नहीं रही हूं, मैं केमिस्ट्री पढ़ा भी नहीं रही हूं, ठीक है ना। बेसिक समझने के लिए आप सिर्फ इतना लिख सकते हो बेटा कि अगर मैं कह रही हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैम पार्शियल प्रेशर, द प्रेशर ऑफ an individual gas in mixture of gases that will be called as its own partial pressure। ठीक है, मैंने पार्शियल प्रेशर तुम्हें बोला कि एक इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस में वो उसका पर्टिकुलरली पार्शियल प्रेशर होता है। मैं तुम्हें बताऊंगी
ऑक्सीजन का क्या पार्शियल प्रेशर होता है इन एटमॉस्फेयर इंडिविजुअली, CO2 का क्या पार्शियल प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन का क्या पार्शियल प्रेशर होता है तुम्हारे बेटा लंग्स में, CO2 का क्या, क्योंकि ऑक्सीजन और CO2 इन्हीं दोनों के पार्शियल प्रेशर्स के बारे में तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया, एयर हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर वाले रीजन से लो पार्शियल प्रेशर में जाएगा। एनसीईआरटी की लाइन, एनसीईआरटी कहती है कि बंदा जो है ना, हम जो है, हम अपने लंग्स का प्रेशर डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। क्या एनसीईआरटी ने लाइन लिखी हुई है? क्या मैम आपने अभी हमें बताई थी? बिल्कुल। क्या लिखा है बेटा? अच्छा, प्रेशर नहीं, ये देखो, एज वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम इवन वी कैन नॉट चेंज द प्रेशर। बेटा अभी समझना, मैं बताती हूँ। एनसीईआरटी कहती है कि हम डायरेक्टली अपने पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते, हम अपने लंग्स के वॉल्यूम को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, पर इनडायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, और चेंज करना भी है हमें। मैम अभी आपने कॉन्सेप्ट बताया, एयर मूव फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, यानी अगर मैं सांस, बेटा अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रही हूं, अगर मैं इनहेल कर रही हूं तो एक चीज तुम्हें समझ में आ रही है, अगर मैं इनहेल कर रही हूं यानी कि हाई पार्शियल प्रेशर बाहर है, लो पार्शियल प्रेशर अंदर है लंग्स में। लंग्स और एटमॉस्फेयर की बात करो, अगर मैं ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रही हूं तो तुम्हें ये समझ में आ रहा है बेटा कि अगर मैं इनहेल कर रही होंगी तो बाहर ज्यादा प्रेशर होगा, अंदर कम प्रेशर होगा। अगर मैं एक्सहेल कर रही होंगी तो अंदर ज्यादा प्रेशर होगा, बाहर कम प्रेशर होगा। बताओ येस और नो? ये तो सिंपल सी बात है ना। आप ही ने तो बताया कि एयर हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर जाती है। अगर मैं इनहेल कर रही हूं तो ऑब्वियसली बाहर ज्यादा होगा, तभी एयर ऑटोमेटिकली अंदर आ जा रही है। ऑटोमेटिकली तो नहीं आती है, भी कैसे आती है बताऊंगी। और मैं इन द सेम वे, अगर मुझे एक्सहेल करना है, एयर बाहर जा रही है, मतलब अंदर ज्यादा प्रेशर है, बाहर कम प्रेशर है। बताओ येस और नो? बिकॉज एयर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। यस एवरीबॉडी? क्या हमने केमिस्ट्री में, तुमने अभी तक पढ़ा है या नहीं मुझे नहीं पता, एक बॉयल्स लॉ होता है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बेटा प्रेशर को तो हम ऐसे डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, बट हम वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। लंग्स का तो हम वॉल्यूम भी डायरेक्टली नहीं चेंज कर सकते, पर मैं ना अगर किसी भी जगह की वॉल्यूम में चेंजेस लाऊं तो प्रेशर में भी चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि दोनों में रिलेशन होता है। एक हम केमिस्ट्री का लॉ पढ़ते हैं मैम, बॉयल्स लॉ, और बॉयल्स लॉ में हम कहते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ऐसा कहते हैं सपोलो। क्या आपने ऐसा सुना है कहीं? सुना है? पढ़ लिया है? पढ़ लिया है? हाँ, यानी कि मैम अगर आप ये हमें कहो कि मैं किसी के वॉल्यूम में अगर चेंजेस लेके आऊंगी तो क्या मैं प्रेशर में चेंजेस ला सकती हूँ? बताओ, आप बताओ ना केमिस्ट्री का। यहाँ पे मैं कह रही हूं अगर प्रेशर इज इनवर्सली, देखो प्रेशर मेरे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि आपने बताया मैम हाई प्रेशर से लो प्रेशर तो इनहेल होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी कि एक्सहेल होगा। मतलब मुझे प्रेशर में तो चेंजेस लाने हैं, बट हम प्रेशर डायरेक्टली नहीं चेंज कर सकते, वॉल्यूम से खेलना पड़ेगा हमें यहाँ पे। अब आप कह रहे हो मैम देखो अगर हमने वॉल्यूम में कहीं पे चेंजेस लाए तो हम प्रेशर को भी बदल सकते हैं। इफ वी चेंज द वॉल्यूम वी कैन चेंज द प्रेशर, इट्स दैट सिंपल। सपोलो इफ वी इंक्रीज द वॉल्यूम pressure will be decreased. If we decrease the volume, pressure will be increased. बोलो yes or no? बोलो yes or no? बोलो yes or no? भाई उतनी केमिस्ट्री, PVNRT फलाना ढिमकाना मत चिपकाओ यहाँ पे। केमिस्ट्री तो भूल ही जाते हो, साथ में बेटा बायोलॉजी भी भूल जाओगे, ज्यादा नहीं, ठीक है ना? हाँ, पूरी केमिस्ट्री यहीं पे लगेगी। अभी केमिस्ट्री वाले जब टीचर तुमसे केमिस्ट्री पूछेंगे तो अंडा लेके आते हो तब, है ना? केमिस्ट्री वाले सर के अभी यहाँ पे बेटा पूरे चौड़ में एकदम हम केमिस्ट्री के आंसर देंगे, हाँ आओ मैम पूछो, और वहां पे जब आंसर देने का अंडा माइनस, ठीक है? चलो जूलॉजी की क्लास नो, केमिस्ट्री की क्लास यस। तो मैं लिख रही हूं वी कैन नॉट, डायरेक्ट ऐसे लिखो, वी कैन चेंज दी, पहले तो एक लाइन लिखो, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, एक और बहुत बेसिक्स है ना, तो एक लाइन लिखना। फॉर इनहेलेशन मैम आपने एक चीज बताई, इनहेल करने के लिए प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, अरे यार, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर
इनफैक्ट पार्शियल प्रेशर, अरे यार should be high than inside lungs and vice versa for exhalation। बताओ क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? ये वाली लाइन, क्या ये वाली लाइन सभी को समझ में आ रही है? क्या ये लाइन सभी को समझ में आ रही है? इनहेल करने के लिए हमने बोला बाहर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू इनसाइड, और वाइस वर्सा, मतलब एग्जैक्टली अपोजिट होना चाहिए। अगर मुझे एक्सेल करना है, एक्सेल करने के लिए अंदर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, बाहर का प्रेशर कम होना चाहिए। बट हम प्रेशर को चेंज नहीं कर सकते डायरेक्टली, हमें चेंज करना पड़ेगा वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो प्रेशर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैम आपने ऊपरी वाली लाइन लिखवाई हुई है। समझ में आ गई बात? यस, वाइस वर्सा मतलब बिल्कुल उल्टा। भाई तुम लोग क्या बिल्कुल खत्म आए हो क्या यार? वाइस वर्सा का मतलब नहीं पता है मैम, मतलब बिल्कुल विपरीत। भैया तुम्हें तो अंग्रेजी ही नहीं लिखवानी चाहिए, तुम एकदम खत्म हो भाई। अंग्रेजी ना लिखवाऊं इतनी भी, मतलब एकदम उल्टा होगा अगर एक्सेलेशन होगी। पूरा बेटा पोथी लिखवा दूं तुम्हें मैं यहां? माय गॉड्स, वी कैन नॉट change the pressure directly, we cannot change the pressure directly, but by changing the volume, और तुम्हें मैं ना बेटा ये सारी चीजें लिखवा रही हूं क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक से बता रही हूं। ये एनसीईआरटी में ऐसे कहानी लिख के थोड़ी दी हुई है, मैं इसलिए लिखवा रही हूं ताकि तुम्हें बेसिक्स क्लियर हो। मैं डायरेक्ट टॉपिक पे भी जंप कर सकती थी, बट मैं तुम्हें बेसिक्स पढ़ाते हुए फिर आगे जा रही हूं। We cannot change the pressure directly, but by changing the volume, we can change the pressure. और प्रेशर चेंज करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमें सांस या तो लेनी है या तो छोड़नी है। अब यही चीज हमें करनी है नॉर्मल इनहेलेशन, नॉर्मल एक्सहेलेशन। ठीक है? यस, प्लीज साइड मैम। बेटा यहां तक किसी को कोई समस्या? पहले मुझे ये बता दो, यहां तक किसी को कोई समस्या? आगे बढ़े फिर। हमने अभी तक सिर्फ एक ही चीज समझी मैम, एयर की मूवमेंट हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर वाली रीजन में ही होगी। अगर ए से बी एयर जा रही है यानी ए में ज्यादा पार्शियल प्रेशर है, लो में कम, बी में कम है। और मैम पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है किसी भी इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है इन मिक्सचर ऑफ गैसेस। मैम देखो, अगर मुझे इनहेल करना है तो ऑफकोर्स बाहर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है। अगर मुझे एक्सहेल करना है तो अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है। बट मैम हम अंदर के प्रेशर को ज्यादा या कम या बाहर के प्रेशर को प्रेशर में डायरेक्टली चेंजेस नहीं लेके आ सकते। हमें अगर प्रेशर में चेंजेस लाने हैं तो वॉल्यूम में चेंज करके हम प्रेशर में चेंजेस लेके आते हैं, क्योंकि मैम हमें एक चीज पता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर मुझे इनहेल या एक्सहेल करना है, मुझे वॉल्यूम में चेंज प्रेशर में चेंजेस लाने हैं, तो मैं वो चेंजेस लेके आ सकती हूँ बाय चेंजिंग द वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम को बदल दूंगी तो प्रेशर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। कहीं का वॉल्यूम बढ़ा दिया तो प्रेशर घट जाएगा, कहीं का वॉल्यूम घटा दिया तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अब ये कैसे बेटा इसकी एप्लीकेशन होगी? ये तो बेसिक्स है मैम, इसकी जो एप्लीकेशंस है वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। वेरी इजी, नाउ यू विल बेटा अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली, क्योंकि तुमने बेसिक्स पढ़ ली। अब तुम खुद बताना मुझे कि तुम्हें ये बेसिक्स से ये जो आगे का टॉपिक है वो तुम्हारे लिए इजी बना कि नहीं बना, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की। ठीक है ना? बताऊं? बहुत कंसेप्चुअल है। देखो मैंने तुम्हें बेसिक्स ऑलरेडी बता दिए, तो मेरी मेहनत ही कम हो गई, मेरी मेहनत कम होगी तुम्हें समझाने की। करूं आगे? अब कैसा फ्लो चार्ट बनाना है बेटा? एक फ्लो चार्ट बनाना है हमें। थोड़ी सी अगर तुम्हारी चौड़ी नोटबुक है ना बेटा, तो ही तुम इस फ्लो चार्ट को पोर्ट्रेट में बनाना। अगर तुम्हारी बहुत पतली नोटबुक है तो आई विल सजेस्ट कि लैंडस्केप में बनाओ।
इट्स ओके, तुम पूरा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में नॉर्मल इनहेलेशन नॉर्मल एक्सहेलेशन लैंडस्केप में बनाओ, क्योंकि फ्लो चार्ट बनने थोड़ी चौड़ी स्पेस चाहिए, ठीक है ना। अब मैं सबसे पहले तुम्हें समझाने जा रही हूं नंबर 1, नॉर्मल इनहेलेशन। नॉर्मल इनहेलेशन मतलब मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया और मैं इनहेल कर रही हूं। एक चीज तुम्हें इस नॉर्मल इनहेलेशन में बेटा पहले से समझ में आ रही है, नॉर्मल इनहेल अगर हम कर पा रहे हैं दैट मीन्स हमारे बाहर का एटमॉस्फेयर का प्रेशर कंपेयर टू योर लंग्स ज्यादा होगा। बताओ यस और नो। तुम ही से मैं, क्योंकि ये तुम्हें मैं समझा रही हूं, अगला वाला मैं तुम्हें समझाऊंगी नहीं, तुम्हें खुद करना है, मैं नहीं करवाऊंगी, मैं नहीं करवाऊंगी, ठीक है। आपको बेटा ये बात समझ में आ रही है कि अगर मैं नॉर्मल इनहेल कर रही हूं, एटमॉस्फेयर का प्रेशर लंग्स के कंपैरिजन में ज्यादा है। हाई प्रेशर लो प्रेशर एयर कम्स इन, यस और नो। एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो बेटा फिक्स है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो हम चेंज नहीं कर रहे, एटमॉस्फेयर के प्रेशर में तो हम कोई चेंजेस नहीं लेके आ सकते, एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो कांस्टेंट है। मैं लंग्स के कंपैरिजन में बोल रही हूं कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर जितना भी है 720 mmHg, एटमॉस्फेयर का प्रेशर लंग्स के प्रेशर के कंपैरिजन में ज्यादा है, तभी एयर एटमॉस्फेयर से लंग्स में आ रही है, कह सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। अब नॉर्मल इनहेल करने के लिए हमारी कौन कौन सी मसल्स काम करती है, कैसे हमारी एयर अंदर आ जाती है, इसको जरा समझते हैं, ठीक है ना। लिखते हैं बेटा 1 by 1, ठीक है ना। फॉर नॉर्मल इनहेलेशन, the pressure inside the lungs, जिसे हम कह रहे हैं बेटा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा मतलब लंग्स के अंदर, इंट्रा पल्मोनरी मीन्स लंग्स, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है ना, प्रेशर इनसाइड द लंग्स should be low या लेस कंपेयर्ड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पहले मुझे बताओ इस लाइन में किसी को प्रॉब्लम, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छे से समझना है, अगला वाला तुम खुद करोगे। कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो बेटा हमेशा कांस्टेंट होगा, चाहे तुम्हें एयर को अंदर लेना हो चाहे बाहर लेना हो, चेंजेस तो हमेशा लंग्स में ही करने पड़ते हैं। बाहर के प्रेशर को तुम थोड़ी चेंज कर सकते हो, चाहे तुम्हें सांस अंदर लेनी हो चाहे सांस तुम्हें बाहर छोड़नी हो, बाहर का प्रेशर तो हमेशा 720 mmHg है भाई। mmHg इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। बाहर का प्रेशर तो बेटा वैसे ही रहेगा, चाहे तुम्हें इनहेल करना है चाहे तुम्हें एक्सहेल करना है, सारे बदलाव अंदर करने पड़ेंगे। मैंने एक बात सिंपल सी लिखी है कि अगर एयर अंदर आ रही है नॉर्मल इनहेलेशन के लिए, मैम अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर शुड बी लो कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तभी एयर अंदर आएगी। यस बताओ यस और नो। बताओ यस और नो। हाँ 760, सॉरी मेरे मुंह से 720 निकल गया, 760। मतलब तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा ना बेटा कि बाहर का प्रेशर तो फिक्स है भाई, चाहे एयर को अंदर लेके आना है चाहे एयर को बाहर लेके जाना है, बेटा हमेशा प्रेशर तुम्हें लंग्स का ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर का प्रेशर तो कांस्टेंट है मैम। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हो 760 mmHg। यस 720 मेरे मुंह से निकल रहा था। ये बात समझ में आ रही है? यस। चार्ज थोड़ी देर ऑफ कर दूं बेटा ताकि तुम फोकस से पढ़ पाओ, फिर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है ना। रिएक्शन बटन ऑन रख रही हूं, ठीक है मैम। आपने ये बता दिया कि नॉर्मल इनहेल करने के लिए अंदर का जो लंग्स का प्रेशर है मैम, प्रेशर इनसाइड द लंग्स, जिसे हम इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर करें, इट शुड बी लो कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैम एक बात यहां पे और बता दो हमें, साथ के साथ एक बात और बता दो, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, पी मतलब प्रेशर, एटमॉस्फेयर, ये तो फिक्स है ना मैम, दिस इज फिक्स्ड।
इसमें कुछ नहीं बदल सकता। 760 mmHg, यानी कि बाहर का जो भी प्रेशर है उसके कंपैरिजन में अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए अगर नॉर्मल इनहेल करना है। क्या मैं अंदर का प्रेशर बदल सकती हूं? ऐसे नहीं। पर क्या मैं अंदर का वॉल्यूम बदल सकती हूँ? हाँ। क्या मैं लंग्स का वॉल्यूम बदल सकती हूँ डायरेक्ट? नहीं। लेकिन मैं थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम चेंज कर सकती हूँ, जो हमने पढ़ा। मुझे अगर इनहेल करना है मैम, अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए, पर प्रेशर को हम डायरेक्टली नहीं चेंज कर सकते हैं मैम। प्रेशर को बदल सकते हैं अगर हम अंदर वॉल्यूम चेंज कर दें। वॉल्यूम हमें किसका चेंज करना होता है? थोरैसिक चेंबर का, जो रिब्स, स्टर्नम, डायाफ्राम, वर्टिब्रल कॉलम इससे मिलकर बना होता है। अगर हम थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम चेंज कर दें तो पल्मोनरी कैविटी का भी, पल्मोनरी चेंबर यानी लंग्स का भी वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। अगर लंग्स का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो क्या लंग्स का प्रेशर भी चेंज हो जाएगा? यस मैम। और मुझे लंग्स का प्रेशर ही तो चेंज करना है। देखो, इनहेलेशन प्रेशर इनसाइड द लंग्स शुड बी लो। अब लंग्स का अंदर का प्रेशर अगर मुझे चेंज करना है तो देखो मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। अभी देखो, अब इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है ना। अब इसका फ्लो चार्ट बनाओ बेटा, ठीक है ना। ये मैंने तुम्हें थोड़ी सी कहानी बता दी। फॉर नॉर्मल इनहेलेशन, फॉर नॉर्मल इनहेलेशन, फॉर नॉर्मल इनहेलेशन, P इनसाइड, इनसाइड का मतलब बेटा लंग्स, P मतलब प्रेशर, शुड बी लो। वो तो हमने ऊपर भी लिखा है। और शुड बी लो किसके कंपैरिजन में? कंपेयर टू योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मैं लिख रही हूं ऐसे, प्रेशर कैन बी चेंज्ड, कैन बी चेंज्ड by changing the volume of thoracic chamber, pressure can be changed by changing the volume, ठीक है ना। और थोरैसिक चेंबर की वॉल्यूम अगर तुम चेंज कर दोगे तो लंग्स के वॉल्यूम में भी चेंज आएगा, लंग्स के वॉल्यूम में चेंज आएगा तो लंग्स के प्रेशर में भी चेंज आएगा। फुल सेंटेंस लिख दे रही हूं, बाय चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चेंबर मींस, अच्छा यहां इसको यहीं पे इतनी तक ही रहने दो, बाय चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चेंबर। अब देखो फ्लो चार्ट में आगे लिखते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें अंदर का प्रेशर कैसा चाहिए बेटा? अंदर का प्रेशर चाहिए तुम्हें कम, तभी तो बेटा एयर बाहर से अंदर आएगी। अगर अंदर का प्रेशर तुम्हें कम चाहिए तो अंदर का वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा तुम्हें बताओ। ये बात तुम्हें समझ आई बेटा कि मुझे नॉर्मल इनहेल करना है तो मेरे लंग्स का प्रेशर होना चाहिए मैम कम, तभी एयर बाहर से अंदर आएगी। बट मैम प्रेशर को मैं डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकती, मैं वॉल्यूम को चेंज कर सकती हूँ। अगर मुझे अंदर का प्रेशर कम करना पड़ेगा तो अंदर का वॉल्यूम क्या होना चाहिए मैम? अंदर का वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। अगर अंदर का वॉल्यूम मैं ज्यादा कर दूंगी तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आई हैव टू इंक्रीज द प्रेशर, इंक्रीज द वॉल्यूम। समझ में आ रही है बात? अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए तो मैं अंदर का वॉल्यूम बढ़ा दूंगी। अगर मैंने अंदर का वॉल्यूम बढ़ा दिया तो वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब प्रेशर घटेगा, जो मेरा पर्पस था वो सॉल्व हो जाएगा। यानी कि प्रेशर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द वॉल्यूम, वॉल्यूम should be more to have low pressure inside, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैम। वॉल्यूम शुड बी मोर, हमें वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। और वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए अब कौन कौन से मसल्स काम में आएंगे इसे पढ़ते हैं। देखो, वॉल्यूम कैन बी इंक्रीज्ड, it can be increased by using beta two muscles. Volume can be increased by using diaphragm and using intercostal muscles. बेटा किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम इस कॉन्सेप्ट में? मैं एक एक लाइन आपको लिखवा रही हूं ताकि तुम्हें ना दिक्कत ना हो। इतनी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन जो फर्स्ट टाइम पढ़ता है उसको लिखने की जरूरत है।
एयर को हमें बाहर से अंदर लेके आना है। मैम बाहर का प्रेशर तो हम नहीं बदल सकते। अगर लंग्स के अंदर हवा आ रही है तो लंग्स का प्रेशर कम होना चाहिए। लंग्स का प्रेशर डायरेक्टली चेंज नहीं हो सकता, बट अगर हम वॉल्यूम चेंज कर दे तो प्रेशर चेंज हो जाएगा। अगर अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए तो अंदर का वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अंदर का वॉल्यूम अगर मुझे बढ़ाना है तो मुझे दो मसल्स का यूज करना है बेटा। एक होगी डायाफ्राम और एक होगी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। देखो, वॉल्यूम कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग बेटा, नंबर 1 by using diaphragm, and number 2 beta by using external intercostal muscles। अगर मैं इन दोनों का इस्तेमाल करूंगी तो हमारा बेटा जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, हमारा जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा। प्रेशर इनसाइड द लंग शुड बी लो। इनसाइड प्रेशर को कम करने के लिए वॉल्यूम शुड बी मोर, है ना। अब वॉल्यूम को अगर मुझे इंक्रीज करना है तो मैं डायफ्राम को यूज कर रही हूं, मैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को यूज कर रही हूं। अब कैसे यूज कर रही हूं इसको जरा समझो, ठीक है ना। इस फ्लो चार्ट को मैं आगे कंटिन्यू करूंगी क्योंकि मेरे पास यहां जगह नहीं है। इसके नीचे भी लिखना है, इसके नीचे भी लिखना है। अब बेटा समझना मेरी बात, हमारा डायफ्राम ऐसा होता है डोम शेप। मैं यहाँ पे खड़ी हूं क्योंकि मुझे लिखना है, मतलब समझाना है अभी तुम्हें। हमारा डायफ्राम ऐसा होता है बेटा डोम शेप। हमारी थोरैसिक चेंबर के अंदर लंग्स है। अब मैं कह रही हूं कि तुम्हारी थोरैसिक चेंबर जो है तुम्हारी रिब्स से बनी है, तुम्हारी बेटा स्टर्नम से बनी है, तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम से बनी है, तुम्हारी डायफ्राम से बनी है। अगर मैं थोरैसिक चेंबर के वॉल्यूम में चेंज कर दूंगी, वो सेम चेंज तुम्हारी पल्मोनरी वॉल्यूम में आएगा, और पल्मोनरी वॉल्यूम में चेंज आया तो पल्मोनरी प्रेशर में भी तो चेंज आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब मैं थोरैसिक चेंबर के वॉल्यूम में कैसे चेंज कर रही हूं मैम? मेरा डायफ्राम पहले ऐसे था, अब मैं डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूं। डायफ्राम पहले डोम शेप था, अब मैं डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूं। जब मैं डायफ्राम की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करूंगी ना तो रिब्स, तुम्हारी डायफ्राम फ्लैट हो जाती है ऐसे। क्या तुम्हें दिख रहा है कि अंदर का थोरैसिक चेंबर का थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाएगा? बताओ यस और नो, बताओ यस और नो। आपको नजर आ रहा है? मैं सिर्फ ऐसे तुम्हें समझा रही हूं तो तुम्हें समझ आ रहा है। पहले तुम्हारी थोरैसिक, तुम्हारी जो डायफ्राम थी ऐसे डोम शेप थी, इसका वॉल्यूम यहां से लेके यहां तक का था। अब मैं कह रही हूं कि भाई जब मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूं तो ये ऐसे नीचे हो जा रही है, फ्लैट हो जा रही है। अगर ये फ्लैट हो जाएगी तो यहां से लेके यहां तक का अब वॉल्यूम देखो कि बढ़ा कि नहीं, यस और नो। जब हम डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्चुअल में जब हमें नॉर्मल इनहेल करना होता है तो हम डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिससे हमारी वॉल्यूम बढ़ जाए, थोरैसिक चेंबर की वॉल्यूम बढ़ जाए बेटा, एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में। ये एंटीरियर होता है तुम्हारा हेड वाला रीजन, नीचे वाला रीजन पोस्टीरियर होता है। डायरेक्शंस भी याद रखनी है कि जब हम डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इट बिकम्स फ्लैट फ्रॉम डोम शेप। वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चेंबर इंक्रीजेस इन एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन। थोरैसिक चेंबर की वॉल्यूम अगर इंक्रीज हुई तो पल्मोनरी कैविटी की वॉल्यूम क्या होगी? बता दो, बता दो। हमने लाइन पढ़ी ना, एनी चेंज इन द थोरैसिक चेंबर्स वॉल्यूम विल बी रिफ्लेक्टेड इन द पल्मोनरी कैविटी। अगर मैंने डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट किया, इट बिकम्स बेटा फ्लैट। वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चेंबर इंक्रीजेस एंटीरियर पोस्टीरियरली, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ द पल्मोनरी कैविटी विल ऑल्सो इंक्रीज। If volume of the pulmonary cavity will increase, then pressure of the pulmonary cavity, pressure of the lungs decrease। भाई ये तो बेसिक केमिस्ट्री है यार, मैं तो सिर्फ मसल्स के इस्तेमाल से तुम्हें बता रही हूं। अगर मैंने थोरैसिक चेंबर के वॉल्यूम को बढ़ाया तो बेटा मेरे लंग्स के भी वॉल्यूम में बढ़ेगा ही, वो डायरेक्टली है ना वॉल्यूम में। अगर मैंने थोरैसिक चेंबर के वॉल्यूम को बढ़ाया तो मेरे पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम तो बढ़ेगा बट प्रेशर उल्टा हो जाएगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर घटेगा। बताओ यस और नो, बताओ यस और नो। फिर मैं तुम्हें एनिमेशन दिखाऊंगी, बट बेटा मैंने तुम्हें एकदम ना एक एक लाइन पकड़ पकड़ के समझाई है। मैं 10 बार तुम्हें समझाऊंगी बट तुम कंसेप्चुअली समझो। बताओ यस। मैंने क्या किया, मैं इस फ्लो चार्ट को ना बेटा आगे कंटिन्यू कर रही हूं। मैंने कहा कि मैं डायाफ्राम का इस्तेमाल जब कर रही हूं ना बेटा, बाय यूजिंग डायफ्राम हम क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स,
becomes flat from dome shape. Flat from dome shape. ये डोम शेप से फ्लैट बन जाता है. देखो पहले ये ऐसे था, जब आपने इसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये बन गया ऐसा फ्लैट. तो वॉल्यूम में इतना बड़ा बेटा चेंज आया. पहले यहां से शुरू होके यहां तक की वॉल्यूम थी, अब यहां से शुरू करके यहां तक की वॉल्यूम है यार. इतना वॉल्यूम में बदलाव आया. ठीक है ना. तो मैं लिखती हूं यहां वॉल्यूम ऑफ thoracic chamber. Volume of thoracic chamber increases anterior posteriorly. डायरेक्शन याद रखना है, anterior posteriorly. Reflected in the pulmonary volume. बेटा volume of pulmonary cavity will also increase. जैसा thoracic में होगा वैसे ही pulmonary का भी वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे. वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी यानी लंग्स की जो कैविटी है, लंग्स का जो स्पेस है, वॉल्यूम ऑफ द पल्मोनरी कैविटी ऑल्सो बेटा इंक्रीज्ड. वॉल्यूम इंक्रीज हुआ बट प्रेशर यानी कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इनसाइड द लंग्स, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेस. क्या हमारा टारगेट यही था कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को डिक्रीज करना है अपन को? क्या हमारा टारगेट यही था ताकि एयर अंदर आ सके? बताओ यस और नो. सिर्फ यही मसल्स काम नहीं करती हैं भाई. 80% काम तो यहीं से हो जाता है. 75 से 80% काम इसी से हो जाता है, डायाफ्राम से. 75 से 80% काम डायाफ्राम से ही हो जाता है. बट अभी भी कुछ मसल्स काम करेगी. अब मैं तुम्हें बताती हूँ, पहले तुम ये नोट करो आराम से, तसल्ली से बेटा, कोई रश नहीं है. ठीक है ना, ताकि मैं दूसरा वाला फिर तुम्हें समझा पाऊं आराम से. और देखो हमने शुरुआत यहीं से की थी, मैं तुम्हें वापस से समझाऊंगी, कोई लोड नहीं है. मैंने कहा था नॉर्मल इनहेल करने के लिए अंदर का लंग्स का प्रेशर, पी इनसाइड लंग्स यानी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होना चाहिए. यही हमारा टारगेट था जो हम अचीव कर चुके हैं. मैम अंदर के लंग्स का प्रेशर तो हम ऐसे चेंज नहीं कर सकते और लंग्स का वॉल्यूम भी ऐसे चेंज नहीं कर सकते, बट लंग्स जिसके अंदर मौजूद है उसमें बदलाव कर सकते हैं. प्रेशर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर. अगर मैं थोरैसिक चेंबर के वॉल्यूम में चेंजेस करूं तो मैं प्रेशर में बदलाव कर सकती हूं. अब मैंने बोला थोरैसिक चेंबर के वॉल्यूम में चेंज होना क्या चाहिए? मुझे अगर प्रेशर को मैम घटाना है तो वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए. वॉल्यूम शुड बी मोर टू हैव लो प्रेशर इनसाइड. अगर मुझे लो प्रेशर चाहिए तो वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए. वॉल्यूम को ज्यादा करने के लिए मैंने दो मसल्स का इस्तेमाल किया, एक मैम डायाफ्राम, एक मैम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. मैम डायाफ्राम का तो आपने बता दिया कि डायाफ्राम को जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये फ्लैट हो जाता है, तो वॉल्यूम इतनी बढ़ गई. एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में वॉल्यूम बढ़ गई. वॉल्यूम बढ़ गया अगर थोरैसिक चेंबर का तो लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ा, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ा, पल्मोनरी कैविटी का भी वॉल्यूम बढ़ा. पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा मतलब प्रेशर घटा. प्रेशर घटेगा तो एयर कम्स इनसाइड. आप बेटा एक बात बताओ, जब तुम सांस लेते हो खुद एक बारी बेटा चेस्ट पे हाथ रखो, क्या फील करते हो कि तुम्हारी लंग्स जो है बाहर की तरफ जा रही है? और जब तुम एक्सहेल करते हो, अभी तो मैं थोड़ा सा फोर्सफुल करने के लिए कह रही हूं, बट नॉर्मल भी अगर तुम सांस लेते हो ना तो तुम फील कर पाओगे कि तुम्हारी जो चेस्ट है ना वो बाहर की तरफ मूव करती है. क्या फील कर पाते हो बेटा? बताओ. यस कर पाते हो. दैट व्हेन यू आर इनहेलिंग your ribs, your chest is moving outward. एक्चुअल में ऐसा होता है. कैन यू फील दैट? है ना. अब मैं तुम्हें बताती हूँ जो दूसरी मसल्स हमारी काम आती है, 2000 एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इनका इस्तेमाल करते हैं. अब मैम ये कैसे हमारे लंग्स के प्रेशर में बदलाव ला रही है? देखो एक्चुअल में जब हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इन्हीं दोनों मसल्स का यूज करते हैं बेटा जब हम इनहेल करते हैं नॉर्मल. मैं कह रही हूं जब हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को सपोलो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे मैंने डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट किया वैसे अगर हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सो रिब्स एंड स्टर्नम. बेटा रिब्स एंड स्टर्नम क्यों मूव करेंगी? क्योंकि ये उसके बीच में मौजूद है.
इसीलिए मैंने तुम्हें पहले बेसिक्स में बता दिया कि ये मसल्स तुम्हारे रिब्स में मौजूद होती हैं। रिब्स मतलब बिटवीन रिब्स, तो और रिब्स तुम्हारी स्टर्नम से अटैच्ड है। अगर मैं इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करूंगी ना, तो इन्हीं मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से तुम्हारी रिब्स विल मूव आउटवर्ड एंड स्लाइटली अपवर्ड। When you contract in external intercostal muscles, not internal, when you contract external intercostal muscles, your ribs will little bit move outward and it will move upward. अब मुझे बताओ, अगर तुम्हारी रिब्स पहले यहां थी, अब यहां हो गई, क्या वॉल्यूम बढ़ा? क्या वॉल्यूम बढ़ा? पहले यहां थी तो यहां से लेके यहां तक की वॉल्यूम ऐसे समझो, और अगर मैंने यहां तक कर दिया रिब्स को, तो अब इतनी वॉल्यूम आ गई बेटा, इतनी। डायरेक्शन अलग है, डॉर्सो वेंट्रल डायरेक्शन। जब कोई चीज ऐसे ऐसे मूव कर रही है तो एंटीरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन, कोई चीज ऐसे ऐसे मूव कर रही है तो बेटा डॉर्सो वेंट्रल डायरेक्शन। तो मैं यहां पे लिखूंगी इट कॉन्ट्रैक्ट्स रिब्स एंड स्टर्नम मूव आउटवर्ड एंड अपवर्ड। ठीक है ना? यस। और मैं इसकी वजह से क्या कहूंगी कि हमारी थोरैसिक चेंबर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ thoracic chamber, volume of thoracic chamber increases। thoracic chamber का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ मतलब इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, है ना? यानी पल्मोनरी कैविटी का भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम ऑफ pulmonary cavity increases, volume of pulmonary cavity increases, yes। और मैम वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी अगर इंक्रीज करेगी तो इवेंचुअली जो हमारा टारगेट था इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, वो डिक्रीज हो जाएगा। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज। अल्टीमेटली जो हमारा स्टार्टिंग में गोल था कि वॉल्यूम को चेंज कर देते हैं, वॉल्यूम को चेंज करने से प्रेशर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, क्या वो चीज अब हम अचीव कर चुके हैं? और लंग्स का वॉल्यूम भी हमने डायरेक्टली चेंज नहीं किया बेटा, लंग्स का वॉल्यूम हमने थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम चेंज करके किया, क्योंकि जो भी चेंज मैं थोरैसिक वॉल्यूम में करूंगी वही सेम चेंज मैम पल्मोनरी कैविटी के वॉल्यूम में होगा। बेसिक्स अगर कोई बच्चा अच्छे से समझ जाए बेटा, मेहनत लगती है, एफर्ट्स लगती है, लगता है कि बड़ा कंसेप्चुअल है, बट इवेंचुअली तुम्हें ना बेटा कोई गलती नहीं करोगे तुम, क्योंकि तुम एक एक चीज सीख के यहां तक पहुंचे हो, डायरेक्टली नहीं पहुंचे हो कि एक एक लाइन लिख ली बस रट ली। ठीक है, अब एनिमेशन तो दिखाऊंगी, पर पहले यहां तक लिख तो लो यार, इसका अल्टीमेट गोल मतलब तो लिखो। अब ये हो गया मतलब, ये हो गया मतलब एयर कम्स इन, ये हो गया मतलब एयर कम्स इन या इनसाइड, एयर कम्स इनसाइड। बताओ हाँ या ना? अच्छा, डॉर्सोवेंट्रली नहीं लिखा है क्या? वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चेंबर इंक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ द पल्मोनरी कैविटी, थोरैसिक चेंबर में यहाँ पे लिखो, वेरी गुड यार, ध्यान दिलाए। वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर इंक्रीजेस डॉर्सोवेंट्रली। डायरेक्शन लिखना बहुत जरूरी है, नीट में एक बार सवाल आया था और डायरेक्शन से ही आया था। अगर यहाँ पे ये लिख देना बेटा वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर इंक्रीजेस एंटीरियर पोस्टीरियरली, तो गलत हो जाएगा। थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम जब रिब्स और स्टर्नम की मूवमेंट होती है तो हमेशा डॉर्सोवेंट्रली चेंजेस आते हैं, जब डायाफ्राम की मूवमेंट होती है तो हमेशा एंटीरियर पोस्टीरियर बेटा चेंजेस आते हैं। एक बारी मैं आप लोगों को एनिमेशन दिखाती हूँ, वापस से इसको रिवाइज कराती हूँ। अभी मेरे सामने तुम नॉर्मल एक्सहेलेशन करोगे, जितना मेहनत इसको करने में लगा उतना एक्सहेल करने में नहीं लगेगा, क्योंकि अगर तुम ये समझ जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली बहुत इजीली हो जाएगा। अतिश्या बेटा मैं वापस से भी इसलिए तो समझाऊंगी, बस तू थोड़ा सा और फोकस करके करना। ये थोड़े कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, अटेंशन ज्यादा मांगते हैं, बट कंसेप्चुअल टॉपिक्स जो भी होते हैं ना बेटा, होते भी तुम बहुत मजेदार हैं, ठीक है ना। बट इट्स ओके, आई विल रिपीट वंस अगेन, इवन इफ बेटा जरा से भी गुंजाइश है ना तो अब वो क्लियर हो जाएगी, बट वापस से अटेंशन से सुनना है, ठीक है ना। मैं एक बार एनिमेशन दिखा दूं पहले, फिर मैं एक बार इसे रिवाइज कराऊंगी, फिर मैं तुम्हें नॉर्मल एक्सहेलेशन अपने सामने ही करवाऊंगी, ठीक है ना, अपने सामने ही करवाऊंगी, ठीक है। देखो, मूवमेंट ऑफ रिब्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग एक बार ही देखते हैं, ठीक है। और क्या इसको थोड़ा सा हम, इसमें ना स्पीड का ऑप्शन होता है क्या यार?
स्पीड का ऑप्शन है नहीं, बट कोई बात नहीं। आई थिंक इसमें रिब्स की मूवमेंट दिखाई है, बहुत तेज मूव कर रहा है, बट ना इसमें ये दिखाने की कोशिश की जब इसके बीच के मसल्स बेटा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, इसके बीच के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिब्स ऐसे आउटवर्ड जाती है, इनसाइड वाली तो एक्सहेल के टाइम पे जाती है, ऐसे आउटवर्ड जाती है और स्लाइटली अपवर्ड जाती है। थोड़ा सा ना फास्ट मूव कर रहा है, बट मेरे पास और भी एनिमेशन है जो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ठीक है। ब्रीदिंग मैकेनिज्म, इसमें डायफ्राम की मूवमेंट है। एक ये भी एक और यूट्यूब वीडियो थी यार, इसने लगाई नहीं है मुझे लग रहा है। बेटा एक बारी देखो, ये डायफ्राम देख रहे हो, डायफ्राम कैसे मूव करता है, डायफ्राम कैसे मूव करता है, डोम से फ्लैट हो जाता है, फिर डोम हो जाता है, फिर डोम से जब नॉर्मल इनहेल होना होता है तो डोम से फ्लैट हो जाता है, फिर ऐसे डोम हो जाता है। यानी जब नॉर्मल इनहेलेशन करना होता है ना बेटा, तो ये डायफ्राम ऐसे फ्लैट होता है। और एक बात कहो, जब ये ऐसे फ्लैट हो रहा है, ये डोम था, अब ये डोम से फ्लैट हो गया। जब डोम से फ्लैट हो गया तो देखो वॉल्यूम में बदलाव आया ना, वॉल्यूम इंक्रीज हुई। जब ये वापस से ऊपर जाएगा, ये देखो वॉल्यूम इंक्रीज किया। अब जब ये वापस ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। जब ये नीचे जाता है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, देखो कितनी। जब ये ऊपर जाता है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गई। मेरी बात समझ में आ रही है? यस यस बेटा, इतनी बातें अगर तुम लोग करोगे तो फिर कैसे चलेगा। एक नहीं, इसने एनिमेशन नहीं लगाई है, कोई बात नहीं, हम कल बेटा एनिमेशन वो मैं तुम्हें दिखाऊंगी ब्रीदिंग के लिए मसल्स की हेल्प से, कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कल हम देखेंगे, कोई लोड नहीं है। और ये बेटा रिब्स की मूवमेंट है, बहुत थोड़ी फास्ट हो रही है, बट आई होप तुम समझ पा रहे हो कि ये आउटवर्ड कब जाती है, ऐसे आउटवर्ड जाएगी तो अगेन वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है ना। एंड आउटवर्ड तब जाती है जब तुम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्टैक्ट कर दो। टुमारो आई विल शो यू वन मोर एनिमेशन, है ना, लगाना भूल गए हैं बट कल लगा लेंगे। एक बार ये वाला समझ लेते हैं, ठीक है ना। एक बारी मैं बेटा इसका क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम नॉर्मल एक्सहेलेशन साथ में करेंगे, ठीक है। देखो, चाहे बेटा मैं वापस से आराम से रिवाइज करा रही हूं, अगर आपको समझ में भी आ गया ना तो भी आप एक बारी सुन लो। और ये जो मैंने छोटे बच्चों जैसा लिखवाया है एक एक लाइन, आपके फायदे के लिए है, ताकि आपको कोई लाइन मिसिंग ना लगे। देखो, चाहे मुझे बेटा इनहेल करना हो, चाहे मुझे एक्सहेल करना हो, एक फंडा कॉमन है। एयर अगर ए से बी जा रही है, मतलब है ए में ज्यादा प्रेशर है, बी में कम प्रेशर है। और अगर बी से ए में हवा जा रही है, मतलब बी में ज्यादा प्रेशर है, ए में कम प्रेशर है। सिंपल, हमेशा एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में चली जाती है बहुत इजीली। यानी कि मैम एक चीज मेरे दिमाग में क्लियर है कि अगर मुझे इनहेल करना है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर चाहे इनहेल करना हो चाहे एक्सहेल करना हो, फिक्स होता है 760 mmHg। उसके प्रेशर में हम चेंज नहीं ला सकते। यानी मुझे अगर इनहेल करना है चाहे एक्सहेल करना है, हमें लंग्स के ही प्रेशर में बदलाव लेके आने पड़ेंगे, तभी हम इनहेल या एक्सहेल कर सकते हैं। सिंपल बात है। पहले हमने समझा कि हमें नॉर्मल इनहेल करना है तो कौन कौन सी मसल्स काम में आती है और कैसे इनहेलेशन होती है। जब हमें नॉर्मल इनहेल करना है मैम, तो हमें एक चीज पता है कि प्रेशर इनसाइड द लंग्स, यानी कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर शुड बी लो कंपेयर्ड टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मैम इंट्रापल्मोनरी प्रेशर यानी लंग्स का प्रेशर कम होना चाहिए बाहर के कंपैरिजन में, बट मैम हम अंदर के प्रेशर को चेंज कैसे कर सकते हैं, अंदर का प्रेशर कम कैसे कर सकते हैं एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में। हमने लिखा है बेटा पी इनसाइड द लंग्स शुड बी लो। ठीक है मैम, ये बात तो समझ में आ रही है, इनसाइड द लंग्स द प्रेशर शुड बी लो। बट अंदर का प्रेशर मैम हम कैसे चेंज कर सकते हैं? प्रेशर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द वॉल्यूम। लंग्स कहाँ मौजूद है? लंग्स मौजूद है थोरैसिक चेंबर में। तो अगर मैं मैम थोरैसिक चेंबर के वॉल्यूम में चेंजेस ले आऊं, और वॉल्यूम में क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं? क्योंकि प्रेशर को हम वॉल्यूम में बदलाव लाके चेंज कर सकते हैं। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मेरे को लंग्स का प्रेशर कम करना है मैम, लंग्स मेरे मौजूद है थोरैसिक चेंबर में। अगर मैं मैम थोरैसिक चेंबर के वॉल्यूम में बदलाव लेके आ जाऊं तो मेरे लंग्स के वॉल्यूम में बदलाव आएगा, और अगर मेरे लंग्स के वॉल्यूम में बदलाव आएगा तो मेरे लंग्स के प्रेशर में भी बदलाव आएगा। यानी अगर मुझे लंग्स के प्रेशर में बदलाव लाना है तो लंग्स जहां मौजूद है यानी कि थोरैसिक चेंबर, उसमें बदलाव लाने पड़ेंगे, और प्रेशर में नहीं, पहले वॉल्यूम में बदलाव लेके आएंगे तो प्रेशर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब मैम अगर मुझे अंदर का प्रेशर चाहिए कम, अगर अंदर का प्रेशर चाहिए कम तो वॉल्यूम ज्यादा चाहिए ना। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मुझे अंदर का प्रेशर चाहिए कम,
ये तभी हो सकता है जब मैं अंदर का वॉल्यूम बढ़ा दूं। तो मुझे वो सारे हथकंडे अपनाने हैं जिससे मैं अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज कर सकूं। वॉल्यूम शुड बी मोर टू हैव लो प्रेशर इनसाइड। अब वॉल्यूम को कैसे बढ़ाएंगे मैम? वॉल्यूम कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग डायाफ्राम, वॉल्यूम कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। जब हम डायाफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो डायाफ्राम यूजुअली डोम शेप होता है, जब हम इसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मैम वॉल्यूम इंक्रीजेस एंटीरियो पोस्टीरियरली। किसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ? थोरैसिक चेंबर का। डायाफ्राम थोरैसिक चेंबर का पार्ट है ना, तो वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चेंबर इंक्रीजेस एंटीरियो पोस्टीरियरली। थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो मैम पल्मोनरी वॉल्यूम, पल्मोनरी कैविटी का भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा। एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द पल्मोनरी कैविटी। 50 बार ये लाइन बताई, बोला ध्यान से सुनो। तो मैम अगर थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम एंटीरियो पोस्टीरियरली इंक्रीज हुआ तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी एंटीरियो पोस्टीरियरली इंक्रीज हुआ। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर डिक्रीज हो गया मैम। वॉल्यूम ऑफ द पल्मोनरी कैविटी इंक्रीज, ये मैंने क्या, हाँ, वॉल्यूम ऑफ द पल्मोनरी कैविटी इंक्रीज, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज। प्रेशर डिक्रीज मतलब एयर कम्स इनसाइड। सेम अगर मैं मैम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ तो रिब्स और स्टर्नम थोड़े से बाहर और अपवर्ड जाते हैं, तो फिर से हमने वॉल्यूम को चेंज किया, वॉल्यूम इंक्रीज हुई। कौन से डायरेक्शन में? डोर्सोवेंट्रल डायरेक्शन में वॉल्यूम इंक्रीज हुई। किसकी? थोरैसिक चेंबर की वॉल्यूम इंक्रीज हुई। अगर इसकी वॉल्यूम इंक्रीज हुई तो मेरे लंग्स भी एक्सपैंड कर पाएंगे, यानी मेरी लंग्स की भी वॉल्यूम इंक्रीज हुई। मेरी लंग्स की वॉल्यूम इंक्रीज हुई यानी कि मेरे लंग्स का प्रेशर डिक्रीज हुआ। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज्ड, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज, एयर कम्स इनसाइड। अब तुम्हें समझ में आया? मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बेटा 50 बार, इट्स ओके, आई डोंट माइंड एक्सप्लेनिंग यू बेटा मल्टीपल टाइम्स, बस मेरा इंटेंट ये है कि तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। वो मेरे को अगर सेटिस्फैक्शन है ना कि तुम्हें समझ में आया तो वही मेरी सेटिस्फैक्शन है। अब बेटा होमवर्क में तो मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन उसका मैं तुम्हें ब्रीफ पहले बता के तो जाऊंगी, ऐसे थोड़ी, ठीक है। क्लियर है? कल मैं एक और बढ़िया एनिमेशन लेके आऊंगी। वैसे तो तुम्हें समझ में आ गया है बट स्टिल, अब देखो मैं तुम्हें दूसरा ना जो तुम्हें खुद करना है, पर मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प करके जाती हूँ यहाँ। नॉर्मल एक्सहेलेशन बेटा ना कोशिश करना, क्योंकि तुम अर्जुना में हो, पहली बार पढ़ रहे हो। अब यकीन के बच्चों को मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं उन्हें ना ऐसे हाथ पकड़ के एक एक चीज ऐसे ऐसे करके लिखवाऊं, बट तुम्हें लिखवाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि तुम पहली बार पढ़ रहे हो। तो तुम वैसे ही लिखा करो, ठीक है। मैं चैट सॉल्व कर रही हूँ ताकि 5-7 मिनट जो बैठे हैं ना बेटा, हम पढ़ पाए इस चीज को। देखो मैं एग्जैक्टली वही चीज फॉलो करूंगी जो हमने यहाँ पे किया है। नॉर्मल इनहेलेशन लिखा है, अब यहाँ पे नॉर्मल एक्सहेलेशन। तो अब मैम जो चीज हमने लिखो मेरे साथ मैम, जैसे आपने उसमें लिखा था तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, फॉर नॉर्मल एक्सहेलेशन मैम क्या होना चाहिए? एक्सहेल करना है, मतलब बेटा अंदर का प्रेशर अब ज्यादा है। फॉर नॉर्मल एक्सहेलेशन प्रेशर इनसाइड लंग्स, pressure inside lungs should be more compared to P atmosphere। क्यों मैम? क्योंकि आपने ही तो बताया, तभी तो अंदर से हवा बाहर जाएगी, क्योंकि अंदर से हवा को बाहर करना है। पर मैम ये भी बात आप बता चुके हो, एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो कांस्टेंट है, इट इज 760 mmHg विच इज फिक्स्ड। ये तो मैम फिक्स है। अब मुझे बेटा, अब मैं तुमसे एक बारी पूछूं फिर मैं लिखूंगी, ठीक है ना। जैसे हमने ये फ्लो चार्ट लिखा है ना, मैं वैसा ही फ्लो चार्ट करना चाहती हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फॉर नॉर्मल एक्सहेलेशन, मैं तुमसे पूछना चाहती हूं कि तुम्हें कितना समझ लगा एक्सहेलेशन। अब बेटा तुम्हें मुझे बताना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि फॉर नॉर्मल इनहेलेशन प्रेशर इनसाइड शुड बी लो। यहाँ पे मैं क्या लिखूं? अब यहाँ पे मैं क्या लिखूं? फॉर नॉर्मल एक्सहेलेशन यहाँ पे मैं क्या लिखूं? बताओ। वेरी गुड शिखा, वेरी गुड आइद्रेस, वेरी गुड अरीबा, वेरी गुड दीपांशु। उसमें मैंने लिखा हुआ था फॉर नॉर्मल इनहेलेशन प्रेशर इनसाइड शुड बी लो,
तभी तो एयर अंदर बाहर से अंदर आती। अब मुझे एक्सहेल करना है तो अंदर का प्रेशर मेरे को यहाँ पे कौन सी लाइन लिखनी चाहिए? क्या मुझे यहाँ पे ये लाइन लिखनी चाहिए बेटा? P इनसाइड, यानी प्रेशर बोल रही हूँ, प्रेशर इनसाइड शुड बी मोर। कैसा लिखना चाहिए मुझे? शुड बी मोर, शुड बी हाई। बिल्कुल सही, मैं उसी फ्लो चार्ट को फॉलो कर रही हूँ। देखो, प्रेशर इनसाइड शुड बी हाई। इनसाइड का मतलब है लंग्स का प्रेशर, लंग्स के प्रेशर की मैं बात कर रही हूं। तभी तो मैम एयर अंदर से बाहर जाएगी, एक्सहेल करना है मुझे। अगली लाइन में मैंने लिखा है प्रेशर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द वॉल्यूम। अब बेटा अंदर का प्रेशर अगर मुझे बढ़ाना है लंग्स का, तो मुझे थोरैसिक चेंबर की हेल्प लेनी पड़ेगी, और थोरैसिक चेंबर में मुझे वॉल्यूम में चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि जब मैं वॉल्यूम में चेंजेस लाऊंगी तो ही प्रेशर में चेंजेस आएंगे। अब बेटा देखो, अगर मैं थोरैसिक चेंबर, अगर मुझे अंदर का प्रेशर चाहिए ज्यादा तो अंदर का वॉल्यूम चाहिए कम। बताओ यस और नो? अंदर का प्रेशर, चाहे वो लंग्स का प्रेशर हो, चाहे वो थोरैसिक चेंबर का प्रेशर हो, मैं कह रही हूं कि अंदर का प्रेशर अगर मुझे चाहिए ज्यादा तो अंदर का वॉल्यूम चाहिए कम, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बताओ मैं कह सकती हूं ये वाली चीज? प्रेशर इनसाइड शुड बी मोर। अब मैं कह रही हूं प्रेशर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द वॉल्यूम। Pressure of lungs can be changed by changing the volume of thoracic chamber। और thoracic chamber का जो वॉल्यूम होना चाहिए, आप बता रहे हो कि मैम अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा चाहिए तो अंदर का वॉल्यूम क्या चाहिए? कम। थोरैसिक चेंबर वॉल्यूम शुड बी लो, क्योंकि अंदर का अगर वॉल्यूम कम होगा तभी तो प्रेशर ज्यादा होगा। अब मैम वॉल्यूम कैन बी डिक्रीज्ड बाय, जैसे वहां पे वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए हम मैकेनिज्म्स यूज कर रहे थे, अब यहाँ पे डिक्रीज करने के बेटा मैकेनिज्म्स यूज करेंगे। वॉल्यूम कैन बी डिक्रीज्ड बाय, बताओ बेटा यहां तक किसी को कोई समस्या? कैन बी डिक्रीज्ड बाय। वैसे तो मैंने इतनी बार तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है कि तुम्हें समझ आ जाएगा, बट फिर भी मैं कल वापस एक्सप्लेन करूंगी, बट ये तुम्हारे होमवर्क में भी तुम्हें करना है। मुझे बताओ इस लाइन में किसी को कोई समस्या? बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एयर अंदर आना है तो अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए। अंदर का प्रेशर कम मतलब अंदर का वॉल्यूम बढ़ाना है। अंदर के वॉल्यूम को कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं देख लो। अंदर थोरैसिक चेंबर के वॉल्यूम को कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं देख लो। वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करके उसको फ्लैट करना पड़ा, रिब्स और स्टर्नम को बाहर करना पड़ा। अब एक्सहेल करना है तो अंदर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। अंदर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए मतलब अंदर का वॉल्यूम कम होना चाहिए। अंदर के वॉल्यूम को कम करने के लिए बेटा जिन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया था उन मसल्स को रिलैक्स कर दो, उनको अपनी पोजीशन पे वापस ले आओ, बात खत्म। आज मैं लैपटॉप नहीं लेके आई थी बेटा, मैंने जैसे तैसे तो तुम्हारी पीपीटी बनाई है, इसलिए क्वेश्चंस नहीं लेके आई हूं। कल क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है ना? मतलब क्वेश्चंस मैं तुम्हें होमवर्क में दूंगी। आज मैं लैपटॉप लेके आना भूल गई थी तो मैंने पीपीटी बस बना ली बेटा, ठीक है ना? अब मुझे बताओ, नहीं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया था उनको रिलैक्स कर दो, उनको अपनी पोजीशन पे ले आओ। समझा के जाती हूं। वॉल्यूम कैन बी डिक्रीज्ड बाय, देखो इसमें भी सेम मसल्स का इस्तेमाल करते हो, यही बच्चे गलती करते हैं। बच्चों को लगता है यहां इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स काम आएंगे, यहां इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स काम नहीं आते बेटा। वही मसल्स काम आते हैं जिनको तुमने इनहेलेशन में यूज किया था, जिसे तुमने इनहेलेशन में यूज किया था ना बेटा, वही काम आते हैं। कल मैं यहां से तुम्हें लिखवा भी दूंगी, बट बेटा प्लीज तुम होमवर्क में करके आना। इसको कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, इसको रिलैक्स कर दो और थोड़ा सा अपनी बुद्धि बेटा लगा लो। और प्लीज अगर तुम्हारे पास जूलॉजी में एडीजी है तो वहां से कॉपी मत करना बेटा, ठीक है ना? खुद से करना, समझा के तो जा रही हूं मैं। दोनों को रिलैक्स कर दो यार। देखो ना यहां इस वाले डायग्राम में देखो, जब इसको रिलैक्स करोगे तो पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था तो ये फ्लैट हो गई थी, रिलैक्स करोगे तो ये वापस से डोम शेप हो जाएगी। इट विल बिकम डोम शेप फ्रॉम फ्लैट।
वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी एंटीरियो पोस्टीरियरली, वॉल्यूम डिक्रीज मतलब प्रेशर इंक्रीज। रिब्स और स्टर्नम को एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया था तो आउटवर्ड एंड अपवर्ड गया था, अब इनको रिलैक्स कर दो, इसको रिलैक्स कर दोगे तो वापस से ही अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। तो रिब्स एंड स्टर्नम मूव इनवर्ड एंड लिटिल डाउनवर्ड, वॉल्यूम डिक्रीज डॉर्सो वेंट्रली, वेंट्रो डॉर्सली करने की जरूरत नहीं है, डॉर्सो वेंट्रली, वॉल्यूम डिक्रीज प्रेशर इंक्रीज मतलब बेटा एयर गोज आउटसाइड। जो किया था बिल्कुल उसका अपोजिट करना है, बिल्कुल उसका अपोजिट लिखना है। थम्स अप दे दो अगर समझ में आ गया तो, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बिकॉज आज बहुत मजेदार बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक था। तुम्हें कैसा लगा बेटा? एंड आई एम सजेस्टिंग, अगर किसी भी बच्चे को बेटा लग रहा है कि मुझे इस कॉन्सेप्ट को और एक बार देखना है तो बेटा आप और एक बार देखो। इसमें ना मॉड्यूल के होमवर्क में कुछ ना रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज के भी क्वेश्चंस है, तो उसको अभी के लिए छोड़ देना, ठीक है ना। और हो सकता है डीपीपी में थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिले, कोई बात नहीं, वो हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है ना। फॉर माई सेटिस्फैक्शन बेटा डू लेट मी नो कि तुम्हें कैसा लगा लेक्चर, ठीक है ना। और मैं वापस से रिवाइज करा दूंगी भाई कल, लेकिन ना मैंने बहुत बार रिवाइज कराया वैसे, सो दैट तुम्हें इजीली समझ में आ जाए। एक एक वर्ड को मैंने लिखवाया, ऊपर ऊपर से नहीं लिखवाया, यूजुअली जो एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिया होता है, ठीक है ना। और याद हमेशा एक ही चीज रखनी है, अगर मैं थोरैसिक कैविटी में कोई भी चेंजेस मैं उसके वॉल्यूम में लेके आ रही हूँ ना, तो मेरे को लंग्स मतलब मुझे लंग्स में कोई भी चेंजेस लाने हैं तो मैं थोरैसिक कैविटी को छेड़ रही हूँ, क्योंकि थोरैसिक कैविटी के अंदर तुम्हारा लंग्स है। मैं अगर थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम में चेंज करूंगी तो मेरे लंग्स के वॉल्यूम में भी चेंज आएगा, लंग्स के वॉल्यूम में चेंज आएगा तो लंग्स के प्रेशर में चेंज आएगा, जो मुझे ब्रीदिंग में करना होता है। मुझे ब्रीदिंग में लंग्स के प्रेशर को चेंज करना होता है, कभी ज्यादा कभी कम। लंग्स के प्रेशर में मुझे चेंजेस तभी लेके आ पाऊंगी जब लंग्स का वॉल्यूम चेंज होगा। लंग्स का वॉल्यूम तभी चेंज होगा बेटा जब थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम चेंज होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है ना। चलिए इसी बात के साथ में आप लोगों को एक गाना सुना देती हूँ बेटा, क्योंकि आपका टाइम भी हो गया है, तो टाटा बाय बाय फिर करेंगे। जो गाना सुना रही थी, मेरा गला खराब है तो बेटा डोंट जज मी, पर ये गाना मुझे बहुत ही पसंद है बेटा, बहुत ही ज्यादा, तो मैं यही गाना आपको सुनाती हूँ। पर गला खराब है, जिस दिन अच्छा गला ठीक होगा तो वापस से ये गाना सुनाऊंगी, ठीक है। और ये गाना मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, जब तुम बोलते हो मैम कब तक हमारा साथ दोगे, है ना, कब तक साथ दोगे हमारा, ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में एक गाना तुम्हारे लिए। ओ नील गगन के दीवाने क्यों प्यार ना मेरा पहचाने, तो नील गगन के दीवाने मतलब तुम, ठीक है ना। ओ नील गगन के दीवाने क्यों प्यार ना मेरा पहचाने, मैं तब तक साथ चलूं तेरे जब तक न कहे तू मैं हारा, इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवा। बहुत लो हो गया इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा, इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा, ठीक है ना। तो अब बेटा ये गाना जिस दिन मेरा आवाज सही होगा ना उस दिन सुनाऊंगी, ठीक है ना। बट प्लीज मुझे बेटा जरूर आज के लेक्चर में बताना आप लोग को कैसा लगा लेक्चर। मिलते हैं अगले सेशन में, और प्लीज 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 मेरा रिक्वेस्ट है बेटा, प्लीज मान लेना मेरी एक रिक्वेस्ट कि इसको पढ़ के आना, प्लीज वापस से देख लेना, पढ़ के आना कल के लेक्चर के लिए, ठीक है ना। लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू।